हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं आज पढ़ने बिग डाटा, जिसका सब्जेक्ट कोड है पीसीएस 061। और देखो मैंने क्या किया है, बिग डाटा जो सिलेबस है ना वो बहुत थ्योरी बेस्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग इससे पहले पढ़ रखा है तो आपको बहुत आसानी होगा, या डाटा एनालिटिक्स, दोनों में से कुछ भी पढ़ रखा है तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखो बिग डाटा में क्या करेंगे, जो 5 यूनिट का आपका सिलेबस है वो एक ही बार में कवर करेंगे। देखो 5 यूनिट है, उसका पूरा सिलेबस जो है हम एक ही बार कवर करेंगे। और देखो हर हर यूनिट में, देखो यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक्स है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा से लेके मॉडल डाटा एनालिटिक्स टूल। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने क्या किया है ना, देखो इधर देखोगे आप, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके दिए हुए। ठीक है, इसमें 5 V's ऑफ बिग डाटा, डाटा बिग डाटा आर्किटेक्चर और चैलेंजेस एंड कन्वेंशनल सिस्टम। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही हर एक यूनिट 2 से आपका एच डी एफ सी कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट है, उसका मैप रिड्यूस का है। ठीक है, ऐसे करके मैंने हर एक यूनिट में 3 टॉपिक दिए, ज़्यादा नहीं। मतलब जिस यूनिट में जाऊंगा ना, आप क्या करना, उस यूनिट के जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप याद रखना। ठीक है, मैं एक यूनिट पढ़ाता हूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंट करवाते जाऊंगा। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि ये जो पूरा बिग डाटा का जो आपका ये सिलेबस है वो 1 घंटे में पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाए और कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो हम देखो पहले यूनिट में जो हमारा सिलेबस है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्या है, 5 V's ऑफ बिग डाटा। ठीक है, बिग डाटा आर्किटेक्चर है और चैलेंजेस एंड कन्वेंशनल सिस्टम है बिग डाटा का। ठीक है, तो हम पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। देखो, और अब देखो वो मैं आपको बता दूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हर यूनिट जो है ना एक पेज में है। मतलब एक यूनिट आपका पूरा एक पेज में है। एक सेकंड, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे देख लो, एक सेकंड, हाँ हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा यूनिट जो है बस इस एक ही पेज में है। और देखो अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो बहुत बेटर है, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मेरी मतलब मैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, कि इस यूनिट को पढ़ने मतलब मेरे पढ़ाने के बाद से आप 100% पास हो जाओगे एकेटिव एग्जाम में। अगर अच्छा स्कोर चाहोगे तो भाई इसको तुम थोड़ा सा और इलेबरेट करके लिख देना और अच्छे से एक्सप्लेन कर देना हर एक चीज़ों को। ठीक है, तो हम देखो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला समझो क्या है, स्ट्रक्चर डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा इन फिक्स्ड फॉर्मेट। मतलब जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर डाटा होता है, ऑर्गेनाइज डाटा होता है, ठीक है, फिक्स फॉर्मेट में, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर मतलब हो गया जो अनऑर्गेनाइज वे में रहे, मतलब मिक्स रहे, ऑर्गेनाइज भी थोड़ा सा रहेगा और अनऑर्गेनाइज भी। जैसे ईमेल, ईमेल में क्या होता है, जो तुम्हें ईमेल मिलता है ना, वो समझते होगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से आया होगा, किसी सर्वे का मेल होगा, चाहे किसी चीज़ का होगा। ठीक है, तो उस सेम ही स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जैसे आपका एक्सेल का शीट होगा जिसमें बच्चों का पूरा डाटा होता है। जैसे आपको पीडीएफ पता होगा ना कि स्टूडेंट रोल नंबर और आईडी ये है और उनका फीस जमा है कि नहीं, ऐसा करके। तो ये एक स्ट्रक्चर डाटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर जो मेल आता है। और अनस्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर डाटा मतलब नो प्रीफर्ड लैंग्वेज, जैसे इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, मतलब क्या होता है, सब एक ही साथ मिक्स रहता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, और फिर आता है बाइनरी डाटा। ठीक है, तीसरा टाइप का डाटा क्या, बाइनरी डाटा, जो मशीन जनरेटेड डाटा होगा, तो जैसे सेंसर, आईओटी डिवाइसेस और क्लिक सिस्टम में जो बाइनरी डाटा होगा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो हमारे पास 4 टाइप के डाटा है, डिजिटल, 4 टाइप के डिजिटल डाटा है, आप याद कर लेना, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और बाइनरी डाटा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा इन्वेंशन। ठीक है, कैसे बिग डाटा मतलब जो बिग डाटा है वो कैसे इन्वेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक क्या होगा, समझो मतलब इसमें हमारा एक फ्लो में चल रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ बिग डाटा का और अभी तक कहाँ तक गया है। ठीक है, तो 1990s में डाटा वेयर हाउस आया, जैसे एसक्यूएल, ओएल, एपी जो है आपका, जो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें जो आई बिग डाटा वेयर हाउस को हैंडल करने के लिए, वो सारी 90s में आई। ठीक है, 1919 में। ठीक है, हर हर में ना क्या करना, तुम 10-10 साल ऐड करते जाना। ठीक है, फिर इसमें 10 साल ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2000। 2000 में क्या, वेब 2.0 एंड डिजिटल एक्सप्लोजन आया। ठीक है, वेब 2.0 एंड डिजिटल एक्सप्लोजन आया 2000 में। ठीक है, फिर आओगे इसमें 10, फिर से 10-10 ईयर और ऐड करो तो क्या है, राइज ऑफ हडूप, ओपन सोर्स का जो है हडूप सिस्टम का जो है फॉर्मेशन हुआ, जिसमें हम यार्न पढ़ेंगे, मैप रिड्यूस पढ़ेंगे और एचडीएफसी पढ़ेंगे। ठीक है, आपका एक अलग से पूरा टॉपिक है। फिर हम इसमें इसमें क्या करेंगे ना, अभी तक 3 बार 2, अब इसमें 2 ऐड करो, बस +2 करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे है क्लाउड बेस्ड, जैसे हडूप के 2 ही साल बाद ना क्लाउड क्लाउड नो एसक्यूएल सबका, इन सबका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह है ना, जो बिग डाटा को हैंडल करने के लिए होते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म, नो एसक्यूएल और रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स, तो इन सबका फॉर्मेशन हुआ। फिर अभी जाओगे, मतलब अभी के टाइम में जो 20+ चल रहा है, 2020+ वाला जो अभी का टाइम है, इसमें क्या, AI ML IoT एड्ज एनालिसिस, मतलब AI ML के फॉर्मेट में आ गया, जो AI है वो बिग डाटा को हैंडल करने लगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ हो कि अगर मतलब
जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप इससे पहले डाटा एनालिटिक्स पढ़ रहे होगे ना, पढ़े होगे, तो थोड़ा सा मेरी बातों से ना आप मतलब चल रहे होगे, सुन रहे होगे कि हाँ मतलब इससे पहले मैंने कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। फिर तो हमारा अगला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा प्लेटफॉर्म। अब क्या है, यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है शुरुआत होता है। अभी तक हमने देखा कैसे बिग डाटा का इन्वेंशन हुआ, अब इंट्रोडक्शन क्या था। तो बिग डाटा प्लेटफॉर्म इज अ कंप्लीट, क्या है, एक कंप्लीट स्टैक ऑफ टूल्स, मतलब एक कंप्लीट स्टैक ऑफ टूल एंड फ्रेमवर्क है। ये क्या है, कंप्लीट स्टैक ऑफ टूल एंड फ्रेमवर्क दैट अलाउ यू टू स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज एंड विजुअलाइज मैसिव वॉल्यूम ऑफ डाटा इफिशिएंटली। मतलब हमारे पास इस, मतलब समझो, बिग डाटा प्लेटफॉर्म ना एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, हमें बताता है, ठीक है, और कि कैसे हम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डाटा है तो उसको प्रोसेस, स्टोर और एनालाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ लेयर होते हैं। अगर मतलब देखो बिग डाटा पूछता है तो आपको लेयर बना के आने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बस इंट्रोडक्शन थ्योरी लिखते जा रहे हो और जो डायग्राम मैंने बना रखी है उसका कोई मतलब नहीं है। भाई ये जो चीज़ें हैं ना आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको अच्छे से बना के आना है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको सही से करते जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मेन लेयर में क्या है, डाटा, डाटा सोर्स, मतलब डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा इंटीग्रेशन, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए हम लोग HDFC का यूज़ करें, जो आगे हम पढ़ेंगे। फिर प्रोसेसिंग के लिए मैप रेड्यूस और स्पार्क का यूज़ करेंगे। फिर लास्ट में एनालिटिक एंड विजुअलाइजेशन कर लेंगे, जैसे ग्राफ का यूज़ करके, पावर BI का यूज़ करके, ठीक है। तो इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, जैसे पाइथन हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, पाइथन की लाइब्रेरी है, इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डाटा को विजुअलाइज कर लेते हैं। पहले समझो, हमने डाटा सोर्स से इकट्ठा किया, फिर उसको मिक्सअप किया, ठीक है, इंटीग्रेशन किया, फिर उसको स्टोर कर दिया कहाँ, HDFC की हेल्प से, फिर उसको प्रोसेस कर दिया, फिर आया उसको विजुअलाइज करने का, ठीक है। इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ हो रहा है, एच हडूप यूज़ हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, हाइव हो रहा है, HBase हो रहा है, काल्फ हो रहा है। आपको मतलब इसमें 2-3 लिख दोगे टूल तो हो जाएगा। मतलब इसमें पावर BI, मैटप्लॉटलिब, आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, मुझे थोड़ा सा और जूम करने दो कि आप लोग अच्छे से मतलब पूरा पेज इस पे आ जाए, ठीक है। फिर है तो हमारा ड्राइव्स, ड्राइवर्स फॉर बिग डाटा, मतलब क्या क्या ड्राइवर्स हैं बिग डाटा के लिए, ठीक है। पहला था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ बिग डाटा, मतलब सोशल मीडिया, IoT, सेंसर, मतलब बहुत सारा डाटा कहाँ से इकट्ठा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से, जो सोशल मीडिया ग्रोथ हो रहा है उसके से। लो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मतलब लो कॉस्ट हो रहा है स्टोरेज का आज के टाइम पे, जो है बिग डाटा के लिए हमें क्या मिल रहा है, लो कॉस्ट हो जा रहा है स्टोरेज का। मतलब आप क्लाउड बेस में देखोगे, आपको आपको इजिली 5 GB 6 GB डाटा, मतलब स्टोरेज जो 75 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। इतना सस्ता स्टोरेज हो गया। फिर आता है एडवांसमेंट इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, मतलब जो है एडवांसमेंट हो गया है, जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोतरी होती जा रहा है, ठीक है। नीड फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, हमें अब क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, जो बिग डाटा अच्छे से कर रहा है, ठीक है। फिर आता है बिजनेस कंपटीशन एंड कस्टमर पर्सनलाइजेशन, मतलब बिजनेस में भी हेल्प कर रहा है, कैसे कस्टमर को पर्सनलाइज करना है, छांटना है कि किसको जूता पसंद है, किसको क्या पसंद है, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंप्लेंस रिक्वायरमेंट्स, जो कंप्लेन हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसी उसको हैंडल करिए, ठीक है। तो अब देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ खास नहीं था, बस वैसे ही पढ़ लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है यहाँ से आता है, मतलब जो बिग डाटा आर्किटेक्चर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। पहले तो हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, हम क्या करेंगे, पहले कहीं किसी सोर्स से डाटा लेंगे, डाटा लेने के बाद क्या करेंगे, हमारे हमारे पास मतलब कुछ स्टेप्स आते हैं, क्या करते हैं, डाटा इंटीग्रेशन लेयर, मतलब फ्रेम कॉल फॉर सॉल्व करके, स्क्यूप करके, ठीक है, स्क्यूप है SQWP, ठीक है। इसका यूज करके डाटा इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। डाटा को एक साथ समराइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। फिर इसमें क्या है, प्रोसेस लेयर है, मैप रिड्यूस, मतलब प्रोसेस करते हैं। फिर एनालिटिक लेयर है, मतलब एनालाइज करते हैं कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या है उसमें से, ठीक है। फिर विजुअलाइज लेयर है, पावर BI का यूज करके, देखो पावर BI और मैटप्लॉटलिब का यूज करके हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। और फिर आता है यूजर एप्लीकेशन, फिर लास्ट में वो जो यूजर है वो बहुत बड़े डाटा को एकदम छोटे फॉर्म में दिखता है कि हमें क्या मिला है। जैसे मान लो अगर अलग अलग स्टेट का हम ले लें कि क्या क्या, मतलब क्रॉप, मतलब जो है किसान जो है फार्म कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप फार्म हो रहा होगा, तो उसकी वजह से हम, हमारे पास जब वो लास्ट में जब हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, अब भाई इतने सारे किसान हैं तो उनका क्या होगा, एक ग्राफ बन के आएगा कि हाँ जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितने किसान जो है गन्ना बो रहे हैं, कितने क्या बो रहे हैं, ठीक है, और कितनी परसेंटेज है, ठीक है। हमारा पास टॉपिक यहाँ खत्म होगा, अब हम इधर चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है 5 V's। अब नाम से ही पता चल रहा है कि पांच पांच वी होंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये लैग कर रहा है सिस्टम मेरा, ठीक है। अब देखो क्या है, 6वां टॉपिक 5 V's ऑफ बिग डाटा, मतलब ये 6 टॉपिक है क्या, 5 V's फॉर ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा के लिए 5 V बताओ, उसका मतलब क्या है। 5 V मतलब देखो, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में जो डाटा है जनरेट हो रहा है,
वेलोसिटी, कितनी हाई स्पीड से डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। वर्सिटी, डिफरेंट टाइप एंड फॉर्मेट, कितनी फॉर्मेट में डाटा जो है जनरेट हो रहा है, इमेज है, टेक्स्ट है, क्या है, ठीक है। वर्सिटी, कितनी क्वालिटी और अनसर्टेनिटी एंड ट्रूथवर्थनेस हो रहा है, मतलब क्वालिटी क्या है डाटा का, सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सबसे वॉल्यूम, मतलब उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या निकल रहा है, ठीक है। और ये 5 V's जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डाटा एनालिटिक्स पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, ये 5 V's आते ही आते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, एक सेकेंड, हमारा क्या अगला टॉपिक है, बिग डाटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, ठीक है। बिग डाटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, बिग डाटा की क्या क्या टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। देखो बिग डाटा इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, जैसे मान लो हमारा बिग डाटा है, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म है जो बिग डाटा के लिए, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोसेस करने के लिए होना चाहिए, समझो। फिर क्या होता है, एनालिटिक के लिए, मतलब एनालिटिक के लिए हो गया, ठीक है। फिर होगा विजुअलाइजेशन के लिए, फिर होता है मैनेजमेंट के लिए, फिर होता है इंटीग्रेशन के लिए। हम क्या करते हैं, पहले स्टोर करते हैं, मतलब समझो कि डाटा स्टोरेज के लिए क्या होगा, तुम जब बहुत सारा डाटा होगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, बहुत सारा डाटा को प्रोसेस भी करने के लिए तुमको चाहिए होगा कोई टूल, तो जैसे मैप रिड्यूस हो गया। फिर एनालिटिक, मतलब उसके कुछ मतलब एआई टूल या मॉडल्स निकाल के उसमें से कुछ जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन वो तो एक्सट्रैक्ट करोगे। फिर क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो कि जो डाटा है वो क्या सही मतलब विजुअल फॉर्म में है कि नहीं, मैटप्लॉट, पावर बीआई का यूज करके, ठीक। मैनेजमेंट के लिए यार्न और जू कीपर हो गया, इंटीग्रेशन फ्लेम कॉल और ये सारी होगा, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है बिग डाटा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझो सिंपल सा है, स्केलेबिलिटी होना चाहिए, हैंडल कर सके, जो हमारा बिग डाटा प्लेटफॉर्म है क्या करें, वो बहुत सारे डाटा को हैंडल कर सके। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, डाटा जो हो अलग अलग जगह पे स्टोर हो और प्रोसेस हो, ठीक है, क्लस्टर फॉर्मेट में। फॉल्ट टॉलरेंस, कोई मतलब कोई अगर मतलब सिस्टम कंटेन इवन इफ सम मॉड्यूल फेल, मतलब सिस्टम जो है कंटिन्यू रहे अगर कोई मॉड्यूल वर्क ना करे। हाई अवेलेबिलिटी, मतलब डाटा एक्सेसिबिलिटी ऑल द टाइम, मतलब तुम कहीं से बैठ के डाटा एक्सेस कर लो, मतलब तुम्हारा डाटा जो है यूएसए में है लेकिन तुम इंडिया से भी एक्सेस कर सको, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव, यूजर का यूजर जो है हार्डवेयर एंड ओपन सोर्स का जो कॉस्ट है वो कमोडिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अंदर ही हो। ये नहीं कि साला क्या वो पता चलता है, सॉरी, मतलब ये ना हो कि आप क्या क्या बोल रहे हो, जो आपको डाटा स्टोर करना है सब कुछ सही है, पता चला कि कॉस्ट जो है 1 लाख पड़ जा रहा है आपको 5 GB का, तो क्या फायदा उस चीज़ का। रियल टाइम प्रोसेसिंग सपोर्ट, रियल टाइम एनालिटिक, मान लो अब तुम क्या हो, रियल टाइम एनालिटिक मतलब क्या समझ रहे हो, मान लो अब तुम बैठे हो यहाँ पे, तुम सोच रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ डाटा को, तुमने अभी रिक्वेस्ट भेजा 2 दिन बाद डाटा आ रहा है, तो वो रियल टाइम एनालिटिक का नहीं है भाई, तुरंत रिक्वेस्ट करो तुरंत आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ और मतलब ये हमारे क्या थे, बिग डाटा के कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है। इसमें तुम और लिख सकते हो, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और फंक्शनलिटी होनी चाहिए, अच्छे से फंक्शनल करे, फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और मतलब अपने हिसाब से और भी जितने कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं अगर जो कल आपको पढ़ाया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक उठा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लगभग लगभग हर सॉफ्टवेयर का सेम ही होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, हाँ, बिग डाटा फीचर सिक्योरिटी कंपाइलेशन ऑडिशन एंड प्रोटेक्शन। क्या है सिक्योरिटी, मतलब ऑथराइज यूजर जो ही है, डाटा जो है, देखो पहले डाटा जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ऑथराइज हो और अनऑथराइज यूजर द्वारा एक्सेस ना हो, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, मतलब ऑथेंटिकेशन, मतलब जो डाटा का ऑथेंटिकेशन हो कि भाई जो डाटा दे रहे हो उस सिस्टम पर सही जाए, ठीक है। और जो उसे सही यूजर, ऑथराइजेशन मतलब होगा सही यूजर निकाले, और डाटा इंक्रिप्शन मतलब एंड टू एंड, मतलब तुम दे रहे हो तो तुम ही जिसको भेज रहे हो वही बस दिख पाए और कोई ना दिखे, ठीक है, तुम्हारा डाटा। फिर आता है कंपाइलेशन, फॉलो स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, मतलब जो तुम्हारा डाटा है एक स्टैंडर्ड और रेगुलेशन फॉलो करे, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑडिशन, ट्रैक डाटा, एक मिनट मुझे इरेज कर लेने दो। ट्रैक डाटा एक्सेस एंड ऑपरेशन, मतलब जो हम डाटा का एक्सेस है वो कहीं से कर पाए और उसे ऑपरेट कहीं से कर पाए, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब डाटा का बैकअप हो, डिस्ट्रीब्यूटेड रिकवरी हो, ठीक है। और डाटा इंटीग्रिटी हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में जो डाटा है वो सेव रहे, उसकी रिकवरी जो अच्छे मतलब इजी वे में हो जाए, ठीक है। तो हमारा आता है अगला क्या है, प्राइवेसी एंड इथिक्स, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, प्राइवेसी एंड इथिक्स, मतलब डाटा प्राइवेसी, मतलब बिग बिग डाटा प्लेटफॉर्म में क्या होना चाहिए, प्राइवेसी और इथिक्स, मतलब समझो कलेक्ट ओनली नेसेसरी डाटा, हम क्या करेंगे वही डाटा कलेक्ट करेंगे जो जरूरत हो, कंटेन यूजर प्राइवेसी, सॉरी मेंटेन यूजर प्राइवेसी, जो यूजर का प्राइवेसी उसको मेंटेन करें। डाटा एनोमलाइजेशन मतलब क्या होगा, ट्रांसफर डाटा यूजिंग, मतलब ट्रांसपोर्ट डाटा यूजेज, मतलब हम क्या करेंगे डाटा के जो यूजेज अलग अलग जगह से ट्रांसपोर्ट कर सकें। अवॉइड बायस इन एनालिटिक्स, मतलब हम बायस ना रहें कि केवल मतलब बस एक आदमी का ही ना दिखाएं, ठीक है। और फिर क्या है इथिकल यूज ऑफ एआई, मतलब जो
अच्छे तरीके से जो एनालिटिक का जो डाटा एनालिटिक का यूज़ है वो अच्छे वे में करें, ये नहीं कि भाई उसको गलत वे में कर रहे हो कुछ और लगे डाटा एनालाइज करने के लिए। मतलब जो एआई है उसको अच्छे फॉर्मेट में, मतलब गवर्नमेंट के रूल एंड गाइडेंस के अंदर हो, ठीक है। तो और फिर क्या था, इंपॉर्टेंस एंड क्या वो है अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा के क्या है आपके इंपॉर्टेंस, क्या है एप्लीकेशन, क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कस्टमर इंसाइट निकालने में, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर एनालिटिक, स्मार्ट सिटीज एंड IoT, फाइनेंस रिस्क एनालिटिक एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो ये आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हो बिग डाटा एनालिटिक के, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो हमने 11 पढ़ लिया, अब हमारे पास ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं होगा, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। फिर हमारा आता है, एक मिनट, 12वां टॉपिक क्या है, बिग डाटा एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। देखो बिग डाटा एनालिटिक क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग लार्ज एंड वेरिड डाटा सेट्स। मतलब क्या कहता है, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट होगा और बहुत वैराइटीज डाटा सेट होगा, उसको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। टू टू अनकवर हिडन पैटर्न, क्या करने के लिए, कोई एक हिडन पैटर्न फाइंड करने के लिए कोई लूप में। मान लो जैसे हमारे पास क्या हिडन पैटर्न होगा, अगर मान लो हम क्या है, हमारे पास क्या 2 4 6 8 10 ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें क्या हिडन पैटर्न निकल आता है कि क्या करते हैं, अगर हम लगातार 2 को जोड़ें तो हमें बार बार 2 ही मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्या आता है, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर परफॉर्मेंस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक बेटर डिसीजन। मतलब ये कहता है मार्केट को ट्रेंड, कस्टमर परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर और बिजनेस डिसीजन लेने में अच्छे से हेल्प करता है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लेना, इतना कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है, इजी लैंग्वेज में और आप समझ भी सकते हो, ठीक है। फिर आता है हम इसका देखो प्रोसेस क्या होगा, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को प्रिपेयर करेंगे, डाटा एनालिसिस, जनरेट इनसाइट और डिसीजन लेंगे, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा डाटा आया, ठीक है, उस डाटा को प्रिपेयर किया, मतलब कस्टमर के हिसाब से, मतलब क्या किया, जैसे मान लो स्टूडेंट का डाटा था, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, मतलब कोचिंग सब में स्टूडेंट का डाटा दिया, उसको ने फिर प्रिपेयर किया, फिर क्या किया, एनालाइज किया कि कितने टाइप के स्टूडेंट है जो जेई और नेट का देंगे। फिर इनसाइट क्या निकला कि 100 बच्चे जो जेई का, 1000 बच्चे जो नीट का। डिसीजन क्या निकला कि नीट के बच्चे जो है ज्यादा हैं, ठीक है। फिर आता है चैलेंजेस एंड ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम के चैलेंजेस क्या कहते हैं, ठीक है। पहला था स्केलेबिलिटी, क्या जो पुराने टाइम वाला जो अपना जो पुराने टाइम का जो सिस्टम रहा होगा, इससे पहले जो आया होगा वो उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे। पहला था कि उसकी जो स्केलेबिलिटी थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। कन्वेंशनल सिस्टम की क्या थी, कैन नॉट स्केलेबिलिटी, कैन नॉट हैंडल मैसिव डाटा, मतलब जो बहुत सारा डाटा है उसको हैंडल नहीं कर सकता था। परफॉर्मेंस, स्लो डाटा प्रोसेसिंग, जो डाटा का परफॉर्मेंस, जो प्रोसेसिंग करने का तरीका था बहुत स्लो था, बहुत धीरे काम करता था। कॉस्ट था वेरी हाई, हार्डवेयर कॉस्ट, अब मान लो उस टाइम उतना सिस्टम डेवलप नहीं था तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था। फ्लेक्सिबल, रिच स्कीम फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें रिच स्कीम से रहता, फ्लेक्सिबल नहीं रहता था, ठीक है। मतलब एक फिक्स सिस्टम था कि इतना ही स्टोर कर सकते, इतना ही रहेगा। रियल टाइम एनालिटिक नहीं था, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, को गलती हो गया सिंगल पॉइंट पे तो पूरा सिस्टम फेल। डाटा वेराइटीज, मतलब कैन नॉट हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब अलग अलग टाइप के डाटा को हैंडल ये नहीं कर पाता था, ठीक है। फिर आता है क्या है, इंटेलिजेंट डाटा एनालिटिक। क्या है इंटेलिजेंट डाटा एनालिटिक में, आप जो भी एआई के बारे में जान रहे हो ना, एआई, डीप लर्निंग, जो भी आप एआई से पढ़े हो, मतलब आपका सिलेबस भी रहा होगा इससे पहले सेमेस्टर में, एआई जो आर्टिफिशियल, वो सारा उठा के इसमें लिख देना, ठीक है। फिर आता है क्या है, एनालिटिक प्रोसेस एंड टूल। मतलब एनालिटिक का प्रोसेस क्या है और क्या क्या टूल होते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैम, स्क्यूप और काल का यूज़ करते हैं। डाटा स्टोरेज के लिए पता ही है आपको, HDFS, HBase, NoSQL। डाटा प्रोसेसिंग के लिए मैप रिड्यूस का यूज़ करते हैं, हडूप, मैप रिड्यूस, हडूप का ही पार्ट होता है मैप रिड्यूस। डाटा एनालिसिस के लिए आर, पाइथन का, ठीक है। और डाटा विजुअलाइजेशन का पावर BI और टेबल, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये वन लाइन डिवीजन आप देख सकते हो। और फिर इसमें क्या था, डाटा, सॉरी, एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग, कि एनालिसिस कैसे, तो व्हाट सॉरी व्हाई डिड इंडिया हैपन। एनालिसिस में क्या होता है कि क्यों हो रहा है, और रिपोर्टिंग करते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड पैटर्न, ये समराइज पास्ट डाटा, मतलब क्या करता है, एक पैटर्न को पता है, जैसे 2+4 6+6 8 जा रहा है ना, इसमें 2 का हमारा पता चला कि हाँ ये बार बार 2 ऐड हो रहा है। लेकिन रिपोर्टिंग क्या हुआ, पहले हो चुका रहेगा, उसी को हम क्या करेंगे, एक समराइज वे में निकाल के रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PI भी एनालिसिस है, पिछले साल का। पहला क्या है, 5 V बताना, आर्किटेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, एनालिटिक प्रोसेस और एप्लीकेशन। मतलब ये 3 चीज़, मतलब ये सारी चीज़ तो आपको आसानी से पढ़ के जानी है। आर्किटेक्चर का डायग्राम 100% देख लेना, 5 V's तो बिल्कुल देख लेना, और कैरेक्टरिस्टिक, एनालिटिक प्रोसेस जो है वो आप पढ़ लेना, एप्लीकेशन तो आप लिख ही सकते हो खुद से। तो हमारा यूनिट जो है यहाँ पे एकदम अच्छे से वन जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट 1 जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया। बिग डाटा इज नॉट जस्ट अबाउट डाटा, इट्स अबाउट बेटर डिसीजन। देखो बिग डाटा जो है केवल बड़े डाटा के लिए ही नहीं होता है, ये बेसिकली होता है अच्छे से हम डिसीजन लें उसके लिए, ठीक है।
तो हमारे यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे ये इरेज कर लेने दो, ठीक है। तो देखो हमारा यूनिट यूनिट 2 जो है ये रहा। मुझे इसको अच्छे से जूम करने दो। एक सेकंड रुको, पहले पहले हमारा देखो यूनिट 2 का नाम क्या है, हडूप एंड मैप रेड्यूस। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हडूप क्या है, मैप रेड्यूस क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझो हडूप जो है एक ओपन सोर्स, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप मेरी बात सुन लो। हडूप जो है एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है डाटा की स्टोरेज, प्रोसेसिंग और यूजर तक पहुंचाने तक, ठीक है। क्या कहते हैं, डाटा की स्टोरेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, ठीक है, और यूजर तक पहुंचाने तक, मतलब बेसिक काम इसका मैप हडूप का, डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग तक का, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हिस्ट्री क्या है हडूप का 2002 में, ठीक है। 2002 से लेकर 2010 तक। अब बेसिक क्या करना, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 6 के पास से 8 और 10 है, ठीक है, एक एक साल का गैप है। 2002 में क्या गूगल पब्लिश क्या किया, जीएफएस बनाया, गूगल फाइल सिस्टम बनाया, ठीक है, पेपर एंड मैप रिड्यूस के लिए। फिर अब 2003 में गूगल इम्प्लीमेंट मैप रिड्यूस फॉर लार्ज स्केलेबल डाटा। 2003 में मैप रिड्यूस का आपको दे दिया गया कि मतलब डाटा को तोड़ो और अच्छे से की वैल्यू पेयर में, मतलब मैं आपको बताऊंगा मैप रिड्यूस क्या करता है, डाटा को तोड़ के मैं की वैल्यू पेयर में सेव करना, फिर प्रोसेस करना। 2004 में याहू आया, स्टार्ट यूजिंग हडूप फ्रेमवर्क, इसने हडूप का फ्रेमवर्क दिया। फिर 2005 में टॉर्च कटिंग आया, ठीक है, वेब सर्च प्रोजेक्ट का था ये, ठीक है। फिर 2006 में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आ गया, नच डिस्ट्रीब्यूटेड, NDFS, नच डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फिर 2008 में अपाची हडूप बिकम टॉप लेवल। फिर 2010 में हडूप इकोसिस्टम आया जिसमें हाइव, HBase, ये है, पिग है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी दी हुई है, ठीक है। तो फिर हमारा इसमें अगला टॉपिक है अपाची हडूप, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अपाची हडूप क्या है, अपाची हडूप क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है रिटन इन जावा। क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क जो जावा में लिखा हुआ है। इट अलाउ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम एंड प्रोसेसिंग फॉर लार्ज डाटा सेट। मतलब क्या करता है ये, डाटा स्टोरेज एंड मतलब प्रोसेसिंग फॉर लार्ज डाटा सेट, मतलब ये बहुत बड़े डाटा को ना प्रोसेसिंग और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, मतलब छोटे क्या करेगा, डाटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सिस्टम पर रख देगा और उसको प्रोसेस कर देगा। क्लस्टर क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर, मतलब अलग अलग कंप्यूटर मिल के उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। कोर आईडी क्या था, मूव कंप्यूटेशन टू डाटा इंस्टीड ऑफ मूविंग डाटा टू कंप्यूटेशन। मतलब हम क्या करेंगे, डाटा को ही मूव कर देंगे इंस्टीड ऑफ डाटा कंप्यूटेशन, मतलब अलग अलग डाटा मूव करने से अच्छा है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर डाटा स्टोर करें और उसे मतलब क्या करें, यूज करें, ठीक है, प्रोसेस करें। इट इज़ हाईली स्केलेबल, बहुत ज़्यादा स्केलेबल था, मतलब जितना ज़्यादा डाटा लगा उतना ही बढ़ेगा। फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा था, मतलब अगर एक सिस्टम बाई चांस फेल हो गया तो हम दूसरे सिस्टम से कर लेंगे। और कॉस्ट इफेक्टिव था, कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता था, ठीक है। फिर आता क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हमारा अगला टॉपिक है HDFS, ये मैप रिड्यूस का ही, सॉरी, हडूप हडूप का पार्ट, हडूप का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जिसे बोलते हैं HDFS। इसके बाद हडूप HDFS is a distributed file system designed for storing very large file and high fault tolerance data। मतलब समझो HDFS जो है डाटा स्टोरेज के काम में था, सिंपल एक लाइन में, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, फाइल को ब्लॉक में वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। डिफॉल्ट 128 MB का जो एक ब्लॉक है 128 MB का होता है अक्रॉस द क्लस्टर नोड। एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा उसमें एक ब्लॉक जो है 128 MB का, प्रोवाइड हाई थ्रूपुट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर इनपुट दे रहे हो तो बहुत अच्छे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर है, देखो क्या करता है, क्लाइंट क्या करेगा, रीड राइट करेगा। नेम नोड मतलब मास्टर नोड यहाँ पे रहेंगे, फिर सेकेंडरी नेम यहाँ पे, सेकेंडरी नोड यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या करेगा, डाटा नोड जो आपका डाटा है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में, एक ये। तो क्या करें, हमने सिस्टम पे भेजा, सिस्टम ने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड से हमको डाटा दे दिया, ठीक है। तो मतलब क्लाइंट, सिस्टम और डाटा स्टोरेज, तो ये आप ऐसे बना सकते हो, इसमें बहुत बड़ा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, समझे तो, ठीक है। मेटा डाटा ये पढ़ सकते हैं, एक्चुअल डाटा ब्लॉक्स आर स्टोर्ड इन डाटा नोड। एक्चुअल जो डाटा का ब्लॉक है वो इसी में, जो ब्लॉक है डाटा का अलग अलग, जो 128 MB वाला जो बोल रहा हूँ, इसी में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। हडूप के क्या क्या कंपोनेंट्स है आपको बता दिया, HDFS हो गया, मैप रिड्यूस, यार्न हो गया, हडूप कॉमन और हडूप इकोसिस्टम। मतलब देखो HDFS आपका स्टोरेज के लिए, यार्न जो होगा मैनेज के लिए, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए, हडूप हडूप कॉमन क्या है, यूटिलिटी एंड लाइब्रेरी रिक्वायर्ड फॉर मॉडलिंग के लिए, और हडूप इकोसिस्टम हाइव, HB, पिग, इन सब के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप आराम से इतना देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक है डाटा फॉर्मेट।
हडूप वर्क विथ वेरियस डाटा फॉर्मेट, मतलब हमारे पास अलग अलग डाटा होंगे, उनके लिए हडूप जो है अच्छे से वर्क करेगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या क्या डाटा हो सकता है, सीवी, लॉग फाइल, इमेज, बाइनरी कोड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सीक्वेंस फाइल इज हडूप नेटिव फाइल। सीक्वेंस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, हडूप में नेटिव फाइल बोलते हैं, ठीक है। जो बाइनरी की वैल्यू पेयर, देखो बाइनरी हो गया, की वैल्यू पेयर जो मैप रिड्यूस को तोड़ने के बाद की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। सीक्वेंस फाइल क्या होता है, स्टोर की वैल्यू पेयर। जो सीक्वेंस फाइल है वो क्या करता है, की वैल्यू पेयर में वैल्यू को मतलब शिफ्ट करता है। फिर क्या करता है, कंप्रेस्ड एंड स्टेलेबल, सॉरी स्प्लिटेबल, स्प्लिटेबल होता है। कॉम्प्रेस्ड मतलब सारे डाटा को एकदम कॉम्प्रेस्ड फॉर्म रखते हैं और बाद में उसको फैला भी सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट लार्ज डाटा, बहुत बड़े डाटा को सपोर्ट करता है, ठीक है। इफेक्टिव फॉर मैप रिड्यूस, इफेक्टिव होगा मैप रिड्यूस के लिए, क्यों? क्योंकि हम लोग मैप रिड्यूस में डाटा को की वैल्यू पेयर में शिफ्ट करते हैं। और मैं बार बार ये नाम ले रहा हूँ ना, तो इस चीज़ का फोकस मतलब है कि आपको मैप रिड्यूस अच्छे से आना चाहिए। एच डाटा स्टोर यार, आपका जो हो गया मैनेज क्लस्टर रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए, ठीक हो गया। और मैप रिड्यूस जो होगा फ्रेमवर्क ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के लिए। तो ये तीन चीजें आनी ही चाहिए हडूप की, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट वर्सेस सीक्वेंशियल फाइल। टेक्स्ट और सीक्वेंशियल फाइल देख लेना। सीक्वेंशियल फाइल में बाइनरी फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं सिंपल था। बाकी आप लोग इतने समझदार हो गए, इसको 2 पेज में कैसे भरना है, ठीक है। फिर हमारा आता है एनालाइज डाटा विथ हडूप। हमारे पास जो डाटा आएगा वो हडूप के साथ कैसे, मतलब हम कैसे उसको समझ सकते हैं। डाटा स्टोर इन एचडीएफएस। डाटा जो है हडूप में कैसे आएगा, पहले स्टोर होगा एचडीएफएस में, मैप रिड्यूस क्या करेगा, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। फिर क्या करें, रिजल्ट आर स्टोर इन एचडीएफएस। जो फिर रिजल्ट होगा उसको हम डाटा में मतलब एचडीएफएस में स्टोर कर देंगे। एनालाइज यूजिंग हाई पिक, इन सबका एनालाइज करेंगे हाई पिक का यूज करके, मतलब हडूप इकोसिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो डाटा आया, ठीक है, एचडीएफएस ने स्टोर किया, मैप रेड्यूस ने उसको प्रोसेस किया, रिजल्ट ने उसको फिर स्टोर किया, एनालाइज के लिए हाइप और पिक का यूज किया, ठीक है। तो सिंपल सा था ये, अपने हिसाब देखो डायग्राम कोई नहीं, यही नहीं है कि इसी फॉर्मेट में रहे, ये आप थोड़ा सा इधर उधर करके अपने हिसाब से लिखो। देखो डायग्राम बनाना मस्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट में डायग्राम मस्ट है। इससे इससे मतलब आप इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते कि मैं ये स्किप करके चला हूँ, ठीक है। और फिर हमारा अगला टॉपिक क्या था मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा क्या है, जो काउंटिंग है ना, ये जो देखो फिर से हो गया मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क एंड बेसिक्स, ठीक है। ये हो गया होगा हाउ मैप रिड्यूस वर्क, फिर डेवलपमेंट एंड मैप रिड्यूस साइकिल। तो ये जो है ये मैप रिड्यूस का पार्ट है, तो ये कंफ्यूजन मत करना, अगर सब एक ही मिक्स है, ठीक है। तो मैं उसको अलग से बताऊंगा। मैप रिड्यूस जो वाला जो फॉर्मेट है वो हम अलग से पढ़ेंगे। मैप रिड्यूस एक अलग ही टॉपिक है पूरा, ठीक है। फिर हमारा था एनालिसिस डाटा विद हडूप, हमने पढ़ लिया ये। फिर आता है स्केलिंग टूल, मतलब हम डाटा को नाप कैसे सकते हैं। तो पहला समझो, हडूप फॉलो स्केल आउटपुट आर्किटेक्चर, मतलब हमारा हडूप जो है वो स्केल आउट मतलब आउट आर्किटेक्चर यूज करता है। कैसे कि 128 GB का जो एक एक ब्लॉक होता है, तो मतलब एक फिक्स साइज होता है 128 GB का, ठीक है, एमबी का, सॉरी। एड मोर मशीन टू हैंडल मोर डाटा एंड मोर यूजर्स। अगर मतलब हमें डाटा बढ़ाना है, बढ़ रहा है, तो उसके साथ में हमें मतलब हमारा जो सिस्टम है वो भी बढ़ेगा, उसके हार्डवेयर बढ़ेंगे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। नो नीड टू अपग्रेड हार्डवेयर, हमें हार्डवेयर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मशीन की जो कैपेसिटी है बढ़ेगी तब हमें बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। लीनियर स्केलेबिलिटी, जो स्केलेबिलिटी है वो लीनियर होती है, मतलब एक साथ बढ़ेगी। मान लो तुम्हारा जो डाटा बढ़ रहा है तो सिस्टम भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगा। फिर हमारा एक काम करते हैं, मैप रिड्यूस टाइप इनपुट और ये, हाँ तो ठीक है, इसको हम दोनों को इन दोनों को लास्ट में देखेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में। अब हम पहले पढ़ते हैं मैप रिड्यूस। देखो अच्छा सॉरी, इधर आपका 2 टॉपिक और है, हडूप स्ट्रीमिंग, ये 2-3 टॉपिक और है, तो ये पढ़ लो, ठीक है। हडूप स्ट्रीमिंग क्या कहते हैं, अलाउ रिटन मैप एप्लीकेशन यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हडूप स्ट्रीमिंग क्या करता है, अलाउ करता है कि हम जो मैप रिड्यूस एप्लीकेशन है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकें, लाइक पाइथन, पर्ल, पीएचएस, C++, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं मैप रिड्यूस का जो प्रोग्रामिंग, जो की वैल्यू पेयर में तोड़ता है। जैसे पाइथन भी पता है कि आपको की वैल्यू में रखते हैं, जावा में भी होता है, सी में भी होता है, हर एक में होता है, ठीक है। और जो डिक्शनरी का जो आपका वो इनबिल्ट जो डेटा टाइप का हुआ है, ठीक है। डाटा इज रीड फ्रॉम stdin एंड रिटन इन std आउट। देखो std इन में जो डाटा है हम लोग लिखते हैं, std आउट से डाटा को बाहर निकालते हैं, मतलब आउटपुट देते हैं। यूजफुल फॉर एड HOC एनालिसिस एंड व्हेन जावा API इज नॉट नीडेड। ये जो डाटा मतलब एड HOC एनालिसिस में यूज होता है और जावा API इसके लिए आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा सा कोड है तो उसका कोई मतलब नहीं है और मेरे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, और ना ही आप लोग याद करने वाले हो, ठीक है, बकवास नहीं करते हैं। फिर आज जिसको पढ़ना होगा खुद पढ़ सकता है। फिर हडूप पाइपलाइन इनेबल रिटन मैप रिड्यूस प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम। ये क्या करता है, मैप रिड्यूस का जो प्रोग्राम है, जो सी प्रोग्राम में हमने लिखा है, उसको क्या करता है,
इनेबल करता है कि जो सी प्रोग्राम है या पाइथन है उसमें लिख सको। यूज नेटिव कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मतलब जो हमारा जो जो हमारे नज़दीकी का कोड है उसकी वजह से परफॉर्म उसमें कोड लिखिए तो उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करे, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल बफर्स फॉर डाटा स्क्रिनलाइजेशन, मतलब बफर करता है डाटा को, समझो ठीक है, सीधा सीधा। फिर क्या था, हडूप इकोसिस्टम। हडूप का इकोसिस्टम का अर्ली सिस्टम टेस्ट बाय याहू बिफोर हडूप। हडूप को इससे पहले क्या था, याहू ने टेस्ट किया था सबसे पहले। फिर यूज टू स्टोर लार्ज डाटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में हेल्प करता है। इंस्पायर्ड द डेवलपर फॉर हडूप इकोसिस्टम, और जो अभी नए जो डेवलपर आएंगे उनको भी इंस्पायर करता है कि भाई तुम लोग जो है हडूप सिस्टम पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस बेसिक क्या करता है, देखो इसमें ये 3 पार्ट में बटा होता है, मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ, फिर ये जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। पहला होता है मैप, फिर होता है सफल, सॉरी एक सेकंड मुझे एम बनाना था, ठीक है। पहले हो गया मैप, फिर होता है सफल, और फिर होता है रिड्यूस, ठीक है। क्या होता है 3 चीज़ें। पहले हम क्या करेंगे, जो भी डाटा आता है उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको तोड़ेंगे बड़े डाटा को। मैप मतलब क्या, मैप देखो मैप को क्या करना है, पहले जो बड़े डाटा है उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, की वैल्यू जो पेयर है उनको, मतलब देखो मैप में क्या किया, डाटा को तोड़ा और उसको की वैल्यू पेयर असाइन किया, कि मतलब तुम्हारा डाटा ये था तो तुम्हारे वैल्यू के लिए की हमारा जो है 1 है, फिर इसके लिए 2 है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सफल करते हैं, डाटा को सफल करते हैं ना, मतलब जो एक साथ जिन 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 कीज का वैल्यू सेम होगा उनको एक साथ कर देंगे, ठीक है। फिर हम रिड्यूस करते हैं, जिनका वैल्यू सेम था उसको हटा देंगे, और फिर एक सिंगल मतलब हम डाटा लेंगे, ताकि जो प्रोसेस है वो इजिली हो, ठीक है। इतना तो समझिएगा। मैप रिड्यूस है प्रोग्रामिंग मोड और प्रोसेसिंग लार्ज डाटा। एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जिस मतलब प्रोसेसिंग लार्ज डाटा के लिए, और इसमें क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। डाटा हैज 2 मेन टास्क, मैप टास्क एंड रिड्यूस टास्क। इसमें एक तीसरा टास्क होता है सफल, वो ऐड कर लेना। इट इज रन बाय यार एंड यूज एच डी एफ एस फॉर डाटा स्टोरेज, मतलब डाटा को हम तो एच डी एफ एस में स्टोर करेंगे और यार के थ्रू रन होगा, ठीक है। इनपुट कहाँ से आएगा, डाटा स्टोरेज, मतलब स्टोरेज है तो एच डी एफ एस से। फिर मैप क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा की वैल्यू में। देखो सफल यहाँ पे आया, ग्रुप करेंगे बाई की वैल्यू, रिड्यूस मतलब उसको रिड्यूस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, आउटपुट के लिए एच डी एफ एस में फिर स्टोर कर देंगे रिड्यूस वैल्यू को, ठीक है। हाउ इट वर्क, जो आपको मैंने ऊपर बताया वही सेम चीज। इनपुट लेना, फिर इनपुट फॉर्मेट, फिर मैप मैप करना, मतलब की वैल्यू पेयर, सफल करना, फिर डाटा को रिड्यूस करना, फिर आउटपुट में सेव कर देना, ठीक है। तो ये सेम चीजें था। फिर आता है डेवलपिंग अ मैप रिड्यूस एप्लीकेशन। हम लोग कैसे डेवलप करते हैं किसी मैप रिड्यूस एप्लीकेशन का, तो पहले हम क्या करते हैं, राइट मैपर क्लासेस। हम क्या करते हैं, मैपर क्लासेस पहले लिखते हैं, ठीक है। राइट रिड्यूसर क्लासेस, फिर जो कोड को रिड्यूस करेगा वो क्लास लिखेंगे। सेट जॉब कॉन्फ़िगरेशन, हम अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। सबमिट करेंगे जॉब का कॉन्फ़िगरेशन कि हमारा ये जो है ये टास्क परफॉर्म करेगा। फिर आता है मॉनिटर एंड चेक, जो हम फिर क्या करते हैं, मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे, तो ये जो है सेम ऐसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और क्यों कैसे मैप इसका डेवलपमेंट आता है, ठीक है। फिर आपका आता है यूनिट टेस्टिंग विद एम आर यूनिट, मतलब मैप रिड्यूस का यूनिट टेस्टिंग कैसे होता है, तो मतलब एम आर यूनिट इज जावा, मतलब जे यूनिट बेस्ड फ्रेमवर्क, जावा यूनिट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग मैप रिड्यूस जॉब। मतलब मैप रिड्यूस जॉब के लिए क्या करते हैं, एम आर यूनिट का यूज करते हैं, जो जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। टेस्ट मैपर रिड्यूसर एंड ड्राइव इमीडिएटली, मतलब क्या करते हैं, हम लोग मैप करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर ड्राइव कर लेंगे इमीडिएटली। हेल्प इन टेस्ट ड्राइव डेवलपमेंट, किस में हेल्प करता है, टेस्ट ड्राइव टी डी टी में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता हमारा टेस्ट डाटा एंड लोकल टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कैसे कैसे करते हैं, डाटा का एंड लोकल टेस्ट का, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्रिएट स्मॉलर डाटा सेटअप, क्या करते हैं, छोटे छोटे डाटा का स्मॉल सेटअप बनाएंगे, ठीक है। फिर होता है यूज लोकल मॉड्यूल टू रन मैप रिड्यूस जॉब ऑन अ सिंगल मशीन। हम क्या करेंगे, मैप रिड्यूस का यूज करेंगे और जाके वो सिंगल मशीन पे यूज हो पाए, ठीक है। फिर कमांड देंगे, ये कमांड रहा और फिर वो रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या एनाटॉमी ऑफ मैप रिड्यूस जॉब रन, देखो ये जो है आप डायग्राम बना लेना कि इनपुट कैसे एच डी एफ एस में होगा, फिर मैप रिड्यूस में जाएगा, फिर सफल होगा, फिर सेम चीज़ है, बस वो क्या होगा, मैप रिड्यूस में अलग अलग पार्ट में बांट देना, ठीक है। कि एक साथ मल्टीपल टास्क जो है पैरेलल प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे मान लो ये टास्क 1 आया, ये टास्क 2 हुआ, एक टास्क 3 हुआ, ठीक है। इनपुट फाइल इतना था, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में पहले स्प्लिट कर दिया, ठीक है। फिर फेलियर कैसा होता है, इफ अ टास्क फेल्स इट इज रीएक्सिक्यूटेड ऑन अनदर नोड। ये अगर एक टास्क फेल हो जाता है हम उसको दोबारा यूज मतलब दोबारा उस टास्क को रीएक्सिक्यूट कर देते हैं कि भाई तू हो, छूटे नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, जॉब शेड्यूलिंग, यार रिसोर्स मैनेजमेंट एलोकेशन रिड्यूस एलोकेशन रिसोर्स, ठीक है। यार क्या करता है, रिसोर्स एलोकेट करता है,
क्या था, एप्लीकेशन मास्टर क्लस्टर नेविगेशन कंटेनर की तरह यूज होता है। जॉब और क्वेर्ड एंड सीक्वेंशियल जॉब्स होते हैं, एक सीक्वेंस और क्वेरी में आते हैं, ठीक है। फिर आता है सफलिंग एंड शॉर्ट्स, डाटा को कैसे सफल करते हैं, सॉर्ट करते हैं। पहले देखो, मैप रिड्यूस से आउटपुट लिया, फिर डाटा को सफल किया, फिर ग्रुप कर दिया, फिर रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, वही सेम चीज़ है। फिर टास्क क्या होता है, मैप रिड्यूस होगा, रिड्यूस मैप होगा, रिड्यूस होगा, फिर इस टास्क रन इन अ जीवीएम जावा वर्चुअल मशीन में जो सारा टास्क होगा रन होगा, ठीक है। बेसिकली जावा पे काम होता है। तो अब हमारा जो आखिरी का टॉपिक है यहाँ पे, यूनिट आपका जो 2 है कंप्लीट होगा। मैप रिड्यूस टाइप कितने टाइप के होते हैं, मैप रिड्यूस टाइप, पहले देखो 1 to 1, मतलब ईच मैप आउटपुट गोज टू 1 रिड्यूस। मतलब हम क्या करते हैं, अगर एक मैप इनपुट आया तो उसको सफल भी मतलब सॉरी, बहुत सारे आए मैप रिड्यूस होके, तो हमें जो एक आउटपुट है ना, वो रिड्यूस होके एक ही आउटपुट देगा। एक इनपुट आएगा तो एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मेनी टू वन, अगर हमारे पास एक सोर्स से डाटा आ रहा है, वो क्या होगा, रिड्यूस होके क्या होगा, अलग अलग, मतलब बहुत सा, मतलब मेनी टू वन सॉरी, बहुत सारे डाटा आएंगे तो हमें सिंगल आउटपुट मिलेगा। मान लो की वैल्यू, की जो था, मतलब हमारे पास जो वैल्यू था सेम ही था, लेकिन की जो था अलग अलग था, तो हम बाद में रिड्यूस करेंगे तो सिंगल हो जाएगा, मेनी टू मेनी। बहुत सारे अलग अलग वैल्यू, बहुत सारे अलग अलग रिड्यूस होके वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है इनपुट फॉर्मेट। देखो, टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट होता है, की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट होता है, सीक्वेंशियल फाइल इनपुट फॉर्मेट, एन लाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके इनपुट के कैसे कैसे इनपुट देते हैं उस फॉर्मेट का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यूनिट टू जो है एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। और देखो, हमने अच्छे से यूनिट टू पढ़ लिया। यूनिट टू में हमने पूरा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ लिया, कैसे कैसे होता है, और हर एक डायग्राम आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, HDFS। HDFS एंड हडूप इन्वायरमेंट। HDFS क्या है और हडूप का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे 10 11 12 टॉपिक कितने हैं, 13 टॉपिक नहीं है इसमें, तुम्हारे 20 टॉपिक है, ठीक है। हम एक एक तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है और आप इसमें समझ जाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वही पुराना वाला डायलॉग, ठीक है। तो एक सेकंड, मुझे पानी पी लेने दो जरा। तो सॉरी। तो हमारा देखो यूनिट 3 का नाम क्या है, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और क्या है, हडूप इन्वायरमेंट, और हडूप का इन्वायरमेंट क्या है। तो पहले देखो, HDFS क्या होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है, इससे पहले पढ़ लिया, ठीक है। मेरा देखो एक साथ ही इस यूनिट को अपलोड करने का मतलब यही है, ये कोई तुम्हारा ऐसा नहीं है कि मतलब तुम भाई इसको क्या करो कि तुम अलग से पढ़ो, कि एक यूनिट अभी पढ़ लिया, एक यूनिट बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि भाई ये जो पूरा यूनिट है ना, एक साथ मिक्स है। ये पूरा जो है क्लाउड का यूनिट है, मतलब समझो डाटा का कैसे प्रोसेस हो रहा है, डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, और डाटा कैसे दिख रहा है, सॉरी, कि डाटा कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा जो है ना, एक पूरा फ्लो में जा रहा है, समझे। तो इस यूनिट को हम अलग अलग वे में पढ़ भी नहीं सकते। मैं सोचा पहले एक यूनिट का एक एक 20 20 मिनट का लेक्चर बना दूं, तो भाई वो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा अगर टाइम एक्स्ट्रा भी लगेगा ना, तो मान लो 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो HDFS एंड हडूप इन्वायरमेंट क्या कहता है, पहले देखो, हडूप HDFS क्या है, हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मतलब हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं अलग अलग सिस्टम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या कहता है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिजाइन टू रन और कम्युनिकेट हार्डवेयर, मतलब क्या करता है, ये हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करता है। इट इज हाईली फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब हाई फॉल्ट टॉलरेंस क्यों होगा, मतलब हमने डाटा को अलग अलग जगह पर स्टोर किया है। मान लो एक सिस्टम क्रैश हो जाता है तो दूसरे से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, थ्रू एक्सेस टू एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग सिस्टम से जो है हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, थ्रूपुट एक्सेस टू एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या था, डिजाइनिंग ऑफ HDFS आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर जो है मस्ट है, जैसे तुम्हें हर एक का हडूप हो गया, चाहे यार्न हो गया, चाहे मैप रिड्यूस होगा, इन सबका जो आर्किटेक्चर है ना, इन सबका मस्ट है। इसको 2 बार, मतलब 1 2 बार आप लोग मतलब पेन से बना के प्रैक्टिस कर लो। क्या करता है, क्लाइंट जो है सर्वर को डाटा भेजेगा, सर्वर जो है फाइल सिस्टम स्पेस, मतलब समझो क्या करेगा, छोटे छोटे नोड पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उन पर डाटा भेज के तुमको वापस डाटा देगा, ठीक है, वापस से, समझे। यही एक सिंपल से इसका काम है, और कुछ नहीं। माने तुमने पूछा कि भाई मेरा एक काम करो, बैंक का मुझे स्टेटमेंट बताओ, उस सर्वर ने भेजा कि भाई तुम्हारा PNB का अकाउंट था, PNB का सर्वर जो है अलग अलग है, मान लो कुछ दिल्ली पंजाब लखनऊ अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो उसने क्या किया, अलग अलग एरिया में भेजा। मान लो उसने, तो उसका नज़दीकी क्या था, दिल्ली पड़ रहा था, तो दिल्ली भेजा। वहां से क्या है कि हाँ भाई ये हमारे बैंक के कस्टमर, इनके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, वापिस आ गया, ठीक है। तो ये हार्डूप का जो काम है ये है, सॉरी HDFS का जो काम है ये है। लेकिन बाई चांस अगर दिल्ली वाला सर्वर डाउन है तो क्या करेगा,
तुम्हारा यूपी वाले सर्वर पे आएगा। अगर यूपी वाला भी सर्वर डाउन है तो लखनऊ वाले पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बढ़ता है। फिर हमारा एच का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी एच क्या क्या कंटेंट करता है, नेम नोड होगा, मैनेज फाइल सिस्टम नेमेसिस एंड मेटा डाटा। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा को उसको एक नेम दे देंगे, डाटा नोड, डाटा स्टोर एक्चुअली इन अ ब्लॉक। मतलब पता है ना, 128 MB का एक ब्लॉक होगा, उसमें डाटा जो है स्टोर होगा, ठीक है। फिर आता है ब्लॉक, फाइल आर स्प्लिट इनटू लार्ज ब्लॉक एंड स्टोरेज। मतलब देखो ये एक एक ब्लॉक में स्टोर, देखो डाटा नोट क्या है, स्टोर एक्चुअल डाटा इन अ ब्लॉक, एक एक्चुअल डाटा को जो ब्लॉक में स्टोर किया। लेकिन ब्लॉक क्या है, ये जो स्टोर डाटा है इसको हम ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन, ईच ब्लॉक इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल डाटा नोड। हम क्या कहते हैं, इसका एक एक मतलब मल्टीपल ऐसे कॉपी बना के अलग अलग डाटा में रखते हैं। रैक अवेयरनेस, रिप्लेस रिप्लेसेस आर स्टोर इन डिफरेंट रैक। मतलब हम अलग अलग रैक में रखेंगे डाटा जो है उसको अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, हाई फॉल्ट टॉलरेंस होगा। कोई अगर स्केलेबिलिटी हाई होगी, मतलब बढ़ा सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, अपने हिसाब से लिख सकते हो। और कोई सिस्टम फेल हो जाता है, फॉल्ट टॉलरेंस तो डिस्ट्रीब्यूटेड में रहता है, तो हम लोग जल्दी एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये डिफी बेनिफिट्स हैं। इसके चैलेंजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लो लेटेंसी एक्सेस। मतलब अगर कम लेटेंसी के लिए चाहिए तो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। डाटा बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा डाटा को एक्सेस करने के लिए। मान लो तुम अगर बैंक के लिए, तुम अगर अभी तुम सोचो कि भाई मुझे जो है अपना अकाउंट का जो है स्टेटमेंट अगर ऑनलाइन डाउनलोड करना, तो देखो 1-2 मिनट का टाइम लेगा, जितने हिसाब से लोग अगर 1 मंथ का लेते हो तो ज़्यादा टाइम लेगा। अब वो अकाउंट का ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्मॉल फाइल केस ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी सेटअप ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स होता है सेटअप मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारा था फाइल साइज एंड ब्लॉक साइज एंड डाटा एब्स्ट्रक्शन। मतलब फाइल साइज क्या होता है, ब्लॉक साइज क्या होता है, और डाटा का एब्स्ट्रक्शन कैसे होता है। एच डी एफ इज ऑप्टिमाइज फॉर लेयर्ड फाइल। मतलब अगर हम लेयर लेयर में रखते हैं फाइल तो उसके लिए ऑप्टिमाइज है। डिफॉल्ट ब्लॉक साइज इज 128 MB, तुमको तब से बताते आ रहा हूँ। फाइल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक, फाइल आपको पता है ब्लॉक में डिवाइड होता है। देखो ऐसे हमारे पास फाइल था 500 का, उसको 128 GB में हमने अलग अलग तोड़ दिया। पहले में 128, दूसरे में 128, फिर तीसरे में 128, फिर चौथे में 116 बचा। बाकी इसमें से कुछ जो स्पेस खाली है कितना है, 12 MB अभी बाकी है, और 12 MB हम इसमें और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइल साइज, ब्लॉक एंड ब्लॉक एब्स्ट्रक्शन। मतलब फाइल साइज जो है आपका कितना था, 500 MB, ब्लॉक साइज जो है 128 MB, और ब्लॉक एब्स्ट्रक्शन मतलब जो टोटल ब्लॉक है उसको बोलेंगे, ठीक है। डाटा रिप्लिकेशन, डाटा को कैसे चेंज, मतलब डिफॉल्ट रिप्लिकेशन फैक्टर, 3 डिफॉल्ट रिप्लिकेशन फैक्टर होते हैं। ईच ब्लॉक इज रिप्लिकेटेड ऑन डिफरेंट नोड रैक्स फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। मतलब क्या समझो, डाटा रिप्लिकेशन क्या हुआ, अगर बाई चांस क्या हो रहा है, एक सर्वर जो है पूरा क्रैश हो जा रहा है, तो तुम्हारा जो डाटा है ना दूसरे सर्वर पे भी सेव है, तो हम क्या करेंगे, डाटा को वहां से लेते आएंगे, रिप्लिकेट कर देंगे तुम्हारे वाले करंट सर्वर में, ठीक है। तो ये सिंपल था हुआ। हाउ डज एच डी एफ एस स्टोर रीड एंड राइट फाइल। मतलब कैसे डाटा जो है स्टोर होता है एच डी एफ एस में, रीड होता है, राइट होता है। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको छोड़ो, यहाँ समझो, ये खुद पढ़ लेना आप, ठीक है। क्या होता है, पहले पहले जो क्लाइंट क्या करेगा ना, सिस्टम में राइट करेगा, ठीक है। मान कि तुम यहाँ पे क्या करो, और तुमने यहाँ पे टाइप किया कि भाई मुझे 1 साल का मेरा बैंक का ट्रांजेक्शन दो। तो जो क्या हुआ, सिस्टम पर राइट हुआ 1 साल का ट्रांजेक्शन, वो क्या किया, तुम्हारे डाटा सेट में किया। वहाँ पर तुमने क्या किया, अपना बहुत सारा दोगे ना, फिर वो पूछेगा कि अपना अकाउंट नंबर दीजिए, आपको कितने साल का ट्रांजेक्शन चाहिए वो बताइए। तो तुमने ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो क्या करेगा, सिस्टम में जाएगा, तुम्हारा अकाउंट नंबर मैच करेगा, वहाँ से क्या करेगा, तुम्हें एक डाटा वापस ला के देगा, ठीक है। सिस्टम को देगा, सिस्टम तुम्हें ला के देगा एक अच्छे से फॉर्मेट में। तो ये रीड और राइट का फॉर्मेट होगा। राइट क्या किया, तुम अपना एप्लीकेशन नंबर दिया, राइट हो रहा है सिस्टम में, रीड जो वापस आ रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक क्या है, जावा इंटरफेस जावा इंटरफेस टू एच डी एफ एस। जावा का क्या क्या इंटरफेस एच डी एफ एस में, फाइल सिस्टम, कोर एब्स्ट्रक्शन क्लासेस फॉर फाइल ऑपरेशन। मतलब फाइल सिस्टम का यूज करते हैं क्या, फाइल ऑपरेशन के लिए। फाइल सिस्टम का यूज करते हैं फाइल ऑपरेशन के लिए। पाथ, रिपीट अ फाइल फ्रॉम डिक्शनरी पाथ। मतलब क्या करता है, की वैल्यू में रहता है ना, तो पाथ जो होगा डिक्शनरी पाथ होगा। ऐसे ही करके लिखा है आपका, फाइल स्टेटस चेक करने के लिए, अबाउट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिस्टम, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉमन चीज़ें आप देख सकते हो। फिर आता है हमारा कमांड लाइन एंड इंटरफेस। कमांड लाइन जो देखो, इस कमांड के लिए हमारा लिस्ट फाइल निकलेगा, ठीक है। इस कमांड के लिए कॉपी होगा फाइल एच डी एफ एस में। इसके लिए इस कमांड के लिए क्या होगा, कॉपी फ्रॉम एच डी एफ एस से कॉपी होगा। इसके लिए क्या होगा, डिलीट फाइल, फाइल जो होगा डिलीट होगा पाथ से। इस ये कमांड डालोगे तो क्रिएट डिक्शनरी होगा। देखो कमांड के लिए तुम क्या करना, कुछ भी कमांड बना सकते, डी एफ एस हेड स्लैश पाथ, लोकल फाइल, पाथ लोकल, आर एफ एस पाथ, कुछ भी बना के 1-2 लिख देना, अपने हिसाब से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, देखो नोट्स थोड़ा है जो फटा हुआ आपको लग सकता है, अगर, सॉरी एक सेकंड, तो उसके लिए सॉरी यार, मैं ट्राई
इसको मतलब इससे ज़्यादा मुझसे बेस्ट वे में ये नोट्स नहीं बन पाया, क्योंकि इससे कोई अच्छी क्वालिटी का फॉर्मेट बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक एक पेज पे इससे ज़्यादा मतलब मैं वो नहीं कर पा रहा था। समझे इस चीज़ को? क्या आता है हडूप फाइल सिस्टम इंटरफेस। हडूप सिस्टम का जो हडूप फाइल का जो सिस्टम है उसका इंटरफेस कैसे होगा? पहले होगा हडूप, फिर लोकल फाइल सिस्टम, फिर S3 फाइल, फिर व्यूज फाइल सिस्टम, फिर वॉर फाइल सिस्टम। मतलब समझो एक एक लेयर है, ठीक है। इसमें कैसे होगा फाइल सिस्टम? पहले हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट फाइल होगा, ठीक है। फिर होगा फॉर लोकल स्टोरेज के लिए लोकल फाइल सिस्टम, फिर इसके लिए क्या होगा फॉर अमेजॉन S3 फाइल सिस्टम के लिए क्या होगा अमेजॉन S3, फिर क्या होगा व्यू फाइल सिस्टम के लिए टू अमाउंट ऑफ मल्टीपल फाइल सिस्टम। आप क्या करते हैं बहुत सारे मल्टीपल फाइल के लिए व्यू फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। फिर आता है HAR फाइल सिस्टम, हडूप अचीव अ सिंगल फाइल। हडूप क्या करता है, एक सिंगल फाइल को अचीव करता है, ठीक है। डाटा फ्लो इन हडूप, वही डाटा कैसे फ्लो करेगा? डाटा सोर्स इंटीग्रेशन HDFS मैप रिड्यूस, और फिर रिजल्ट आता है। क्या होता है, हम क्या करते हैं डाटा को पहले सोर्स इकट्ठा करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर HDFS का यूज करके स्टोर करेंगे, फिर मैप रिड्यूस करके क्या करेंगे, तुम्हारा पता है ना मैप रिड्यूस क्या काम करता है? मैप रिड्यूस क्या करेगा, डाटा को की वैल्यू पेयर में तोड़ेगा, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करके एक पैरेलल प्रोसेसिंग करके यार्न के थ्रू हमें क्या करेगा रिजल्ट मतलब एनालाइज करके पर्टिकुलर अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा, और बाद में तुम्हारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हडूप का था, ठीक है। तो आप देखो एक सेकंड, अब मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ। हडूप फाइल सिस्टम में क्या करना ना, पहले बना देना डाटा स्टोरेज, फिर मैप रिड्यूस, और फिर तुम्हारा अगला टॉपिक डाल देना यार जो भी बोल दो, दो तीन तो एक्सप्लेन करके अपने हिसाब से कुछ भी एक्सप्लेन करके चले आना, ठीक है। कि हडूप में क्या होता है, तीन चीज़ें, HDFS डाटा स्टोरेज, मैप रिड्यूस, पैरेलल प्रोसेसिंग, यार मतलब डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो तीन चीज़ें का बना के चले आना। फिर आता है डाटा इन इंगेट्स एंड फ्लेम एंड स्कोप, ठीक है। डाटा इंगेट्स विथ फ्लेम एंड स्कोप, ठीक है। फ्लेम एंड स्कोप क्या है, ठीक है। फ्लेम क्या कहता है, लॉग डाटा कलेक्टर होता है। ये क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करता है। कैसे करता है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये क्या करता है फ्लेम, बहुत सारे सोर्स को डाटा को लॉग के फॉर्म में, बहुत सारे डाटा तो उसको लॉग के फॉर्म में कम करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा। रिलायबल, अवेलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है। रिलायबल होता है मतलब इसमें ये नहीं कि भाई धोखाधड़ी वाला कुछ हो जाए। अवेलेबल होगा, और फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कोई मिस्टेक होगा तो उसको सह सकता हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोर्स से डाटा लेंगे, चैनल जाएगा, फिर सिंक करेगा, फिर HDFS में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर स्कोप क्या क्या है, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम RDBMS। RDBMS से क्या करता है, ट्रांसफर करता है इसको HDFS में, ठीक है। RDBMS में क्या करता है, HDFS में ट्रांसफर करते हैं। सपोर्ट फुल फ्रॉम इनक्रिप्शन, मतलब समझो RDBMS था, स्कोप लगाया हमने, क्या किया उसने HDFS फॉर्मेट में। सिंपल समझो, HDFS को क्या किया, स्कोप लगा के, सॉरी RDBMS को स्कोप लगा के इसमें कर दिया HDFS में, ठीक है। फिर हमारा आता है हडूप आर्किटेक्चर, सॉरी हडूप आर्चिव। हडूप आर्चिव क्या करता है, HAR, इसका शॉर्ट फॉर्म जरूरी है आपको याद रखना, बंडल्स स्मॉल फाइल इनटू अ सिंगल आर्चिव फाइल। हम क्या करते हैं, कहते हैं ना आर्चिव, आर्चिव कर दो इस चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे फोटोज होते हैं या लाइक होते हैं तो उसको आर्चिव में डाल देते हैं। वो क्या करता है, आर्चिव जो होता है एक सिंगल फाइल बनाता है उन सब का, कि आपका जो फोटोज है इंस्टा पे देखना एक आर्चिव का सिस्टम आता है, जिसमें आपका फोटो है वो आर्चिव में चला जाता है। वहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो फोटो आर्चिव में गया है ना, उसको बाद में आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो सारा फोटोज या रील्स जो भी जा रहा है आर्चिव में वो एक सिंगल फाइल में होता है, ठीक है। तो ये सिंगल फाइल बनाता है। इम्प्रूव नेम नोड, जो नेम नोड है उसको इम्प्रूव परफॉर्म करता है। जैसे मान लो बहुत सारे नेम नोड होंगे, मान लो एक तुम्हारा फोटो के लिए होगा, रील्स के लिए होगा, और एक मान लो होगा तुम्हारा पर्टिकुलर लार्ज कंटेंट के लिए, तो उसको क्या करेगा, एक सिंगल आर्चिव फाइल में बना के रख देगा, ठीक है। रीड ओनली आर्चिव, इसमें क्या कहता है, केवल हम रीड कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। फिर आता है हडूप इनपुट आउटपुट कंप्रीहेंशन, सीरियलाइजेशन, AR, सुनो AVRO एंड फाइल बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है हम समझते हैं। टॉपिक क्या है, कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, रिड्यूस स्टोरेज स्पेस एंड नेटवर्क। अब कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझो डाटा को कंप्रेस करना। इसके टाइप्स क्या है, जिप्स वगैरह जो भी आप पढ़ लो, जिप्स फाइल वगैरह, बी जिप्स टू स्नैप एलओजी, कंप्रेस करने के लिए कहते हैं ना, फाइल को कंप्रेस करती हैं। सीरियलाइजेशन मतलब क्या है, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम फॉर स्टोरेज परफॉर्मेंस। मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको बाइट के फॉर्मेट में, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज के फॉर्मेट में, मतलब स्टोरेज के लिए कर देते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग बाइट के फॉर्मेट में, मतलब छोटा छोटा तोड़ के रख देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, समझे, लार्ज डाटा को। ERV क्या करता है, रो बेस्ड डाटा सिरियलाइजेशन सिस्टम में क्या करता है, ये रो बेस्ड चलता है, मतलब एक रो का जो पूरा पूरा जो डाटा उसको एक साथ चलेगा। इसकी स्कीमा बेस्ड लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जो है इसका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। स्कीमा बेस्ड होगा, मतलब एक पूरा एक टेबल है, उस टेबल का एक पूरा रो उठाएगा और उसको सीरियल वे में क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। फिर तो
फाइल बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस फाइल होगा, की वैल्यू पेयर में, ठीक है, मैप फाइल होगा सॉर्टेड में, और कंप्रेस इंडेक्स होगा। मुझे पूरा मिला दो तो ये फाइल बेस्ड डाटा सिस्टम जो है ये कहलाता है, ठीक है। इन तीनों को मिला दो तो फाइल बेस्ड डाटा सिस्टम बन जाएगा। फिर हमारा था हडूप इन्वायरमेंट। हडूप का क्या इन्वायरमेंट होता है? देखो हडूप इन्वायरमेंट में क्या जाएंगे हमारे, ये इतने टॉपिक हैं, ये जो सारे हैं हडूप इन्वायरमेंट के ही पार्ट है, ठीक है। 14वां जो है सेटिंग अप हडूप क्लस्टर, क्लस्टर का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, क्लस्टर सेटअप एंड इंस्टॉलेशन क्या होता है, सिक्योरिटी इन हडूप क्या होगा, ठीक है। तो सारे जो है हमारे हडूप की इन्वायरमेंट होगा। समझो एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इधर कर लेने दो। देखो हडूप इन सेटिंग क्या होता है? सेटिंग अप हडूप क्लस्टर, डिसाइड क्लस्टर साइज। हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पूरा जो डाटा है उसका एक साइज एक सोचेंगे, ठीक है। सेटअप हार्डवेयर एंड ओएस, उसके अकॉर्डिंग हम हार्डवेयर और ओएस को सेटअप करेंगे। सेटअप जावा जीडीके जावा डेवलपमेंट की सेट करेंगे। सेटअप पासवर्ड लेस एसएसएच, हम कह रहे हैं एक पासवर्ड लेस बना, मतलब एक चीज बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे कौन एक्सेस करेगा, ठीक है। तो हमारा जो मतलब जो हडूप का क्लस्टर है कैसे डाटा सेव होगा वो बता रहा है, ठीक है। सॉरी, जो डाटा का जो सेटिंग है वो कि किस किस तरीके से जो डाटा है हडूप में सेव होगा। फिर क्लस्टर स्पेसिफिकेशन, सेटअप ऑफ हार्डवेयर क्लस्टर उन्होंने समझ दिया। देखो क्लस्टर का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि क्लस्टर बात बात आएगा। मतलब समझो ना, एक पर्टिकुलर चीज का ग्रुप, क्लस्टर ऑफ मतलब स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का ग्रुप, क्लस्टर ऑफ फाइल्स का ग्रुप, ठीक है। हडूप क्लस्टर मतलब हडूप का पूरा एक ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे समझ लो। क्लस्टर स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इसमें क्या होगा, आपका मास्टर नोड होगा, नेम नोड, रिक्रूट, मतलब समझो मास्टर नोड होगा बहुत बड़ा नोड, फिर वर्कर नोड होगा। मास्टर नोड जैसे एक हायरार्की समझो, सबसे पहले बड़ा बड़ा नोड आया, फिर उसके बाद से छोटे छोटे नोड आया, फिर उसके बाद से जो क्लाइंट नोड आया, मतलब समझो पहले आएगा मैनेजर, फिर आ गया जो मैनेजर के साथ जो होता है टीम, और टीम के बाद से क्या गया क्लाइंट जो इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये ऐसे समझो, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लस्टर सेटअप एंड इंस्टॉलमेंट। क्लस्टर को सेट कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये तो आपको प्रोसेस आता होगा क्योंकि आपका जो लैब भी होगा ना, अगर बिग डाटा का अगर लैब हो रहा होगा तो बाई चांस आपको सिखाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखो सिंपल था, पहले जावा को इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िग होस्ट फाइल हम वो सेटअप करेंगे, फिर सेटअप एसएसएच करते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल हडूप करते हैं, फिर फॉर्मेट नेम नोड, फॉर्मेट नेम नोड में रहता है, ठीक है। एच डी एफ एस नेम नोड स्लेश फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से होगा नेम नोड। स्टार्ट हडूप सर्विस, मतलब फिर हम हडूप का जो है स्टार्ट कर देते हैं, चालू कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आता है हडूप कॉन्फ़िगरेशन। हडूप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कोर साइट, मतलब किस किस तरीके से जो हडूप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सएसएमएल, फिर मतलब फॉर्मेट किस किस फॉर्मेट में जो है रहता है। तो देख लो ये डॉट एक्स एम एल, ठीक है, डॉट एक्स एम एल फॉर्मेट हम लोग इसको सेव करते हैं, कोई भी फाइल होता है हडूप का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग इस पर ध्यान देना, ठीक है। और ये अलग से क्वेश्चन पूछता है हडूप का इन्वायरमेंट, तो ये आपको चीज़ें, ये देखो एक टॉपिक नहीं कि ये लिख के चलो, ये सारा लिखना पड़ेगा कि पहले इन्वायरमेंट क्या होगा, फिर उसमें क्लस्टर के स्पेसिफिकेशन कैसे होंगे, फिर सेटअप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, फिर सिक्योरिटी इन हडूप कैसे आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होता है, फिर एच डी एफ एस मॉनिटरिंग क्या होगा, फिर हडूप बेंचमार्क क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, सिक्योरिटी में क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, एक पासवर्ड सेट रहेगा, केवल ऑथराइज लिखेगा, ऑथराइज्ड एक्सेस होगा, मतलब पासवर्ड बेस्ड होगा, इंक्रिप्शन होगा, एक डाटा जो है जो लिख रहा है और जिसको दे रहा है उसके अलावा कोई नहीं सीन कर पाएगा। सिक्योर कम्युनिकेशन होता है क्योंकि ये इंक्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप पे होगा। एडमिनिस्ट्रेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हडूप क्या होता है? मैनेज यूजर एंड परमिशन, यूजर और परमिशन लेता है, स्टार्ट एंड स्टॉप का सर्विस देता है, मॉनिटर क्लस्टर हेल्थ केयर, क्लस्टर के हेल्थ केयर को मॉनिटर करता है कि भाई जो इतने सारे डाटा आ रहे हैं उसके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर अलग अलग रिसोर्स को भी मैनेज करता है, ठीक है। तो ये हमारे जो थे आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हडूप होगा, ठीक है। और फिर क्या था, एच डी एफ एस मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। अब हम क्या करते हैं, एच डी एफ एस को मॉनिटर कैसे करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं। देखो मॉनिटर कैसे, तो मॉनिटर बाई वेब, मतलब हम वेब वीआई के थ्रू जो है मॉनिटर करते हैं। जैसे मान लो जो हमारा फाइल मतलब जो एच डी एफ एस फाइल का नाम नेम नोट क्या था, 50070, ठीक है। फिर क्या करते हैं, चेक डेस्क लिस्ट स्पेस ब्लॉक, मतलब हम फिर क्या करेंगे, स्पेस ब्लॉक को चेक करेंगे, डिस्क के स्पेस ब्लॉक को चेक करेंगे, ठीक है। रीबैलेंस एंड रिप्लिकेट फैक्टर चेक, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई कहीं डाटा एरर नहीं ना हुआ था, कोई नया डाटा तो नहीं आया। फिर टू डीज में क्या यूज होता है, एफ एस सी के फिर और बैलेंसर, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें जो हैं एच डी एफ एस को मॉनिटर और मेंटेन करने में यूज होती हैं। फिर आता है हडूप बेंचमार्क। हडूप के बेंचमार्क क्या है, टेरासॉट, मतलब बेंचमार्क के नाम, ये सारे कुछ कुछ नाम है, पढ़ लेना। ये मैं उतना बता नहीं रहा क्योंकि मुझे भी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और तुमको भाई एग्जाम देने आना तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। मैं कुछ भी समझा लो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें जैसे मान लो सिक्योरिटी नहीं हडूप थी अपने हिसाब से लिख दो, एडमिनिस्ट्रेशन
ये भी लिख दूंगी, हडूप कॉन्फ़िगरेशन ये याद करना पड़ेगा। इंस्टॉल, देखो अब ये प्रोसेस है, सेटअप प्रोसेस, अब इसको उल्टा मत लिख देना भाई। भाई मान लो सेटअप एसएसएस फिर इंस्टॉलमेंट जावा, गलत हो जाएगा। पहले इंस्टॉल जावा ही करोगे, तो ये पूरा स्टेप है, ठीक है, इसको स्टेप वाइज लिखना। फिर हडूप को मॉनिटरिंग कैसे करते हैं ये आपको बता दिया मैंने, और हडूप बेंचमार्क आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है हमारा यूनिट ये जो था यूनिट 3, एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सिस्टम मेरा लैग कर रहा है, तो उससे बहुत सॉरी भाई लोग। फिर देखो ऑनलाइन रिवीजन क्या है, हडूप जो है स्टोरेज के लिए होता है, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए, सॉरी एच डी एफ एस स्टोरेज मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग, यार जो होता है मैनेज के लिए रिसोर्सेज को। तो ये जो तीन है सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। हमने दूसरी यूनिट में मैप रिड्यूस पढ़ा, इसमें हडूप पढ़ लिया। अब इसमें क्या था, हडूप इकोसिस्टम, नोएसक्यूएल, और क्या था, स्पार्क एंड स्किल्स। ये जो टॉपिक है यूनिट 4 का है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बचता है, देखो इसमें कितने टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 9-10 टॉपिक होंगे, हाँ ज़्यादा नहीं है, तो ये कम टाइम में हो जाएगा। तो समझो क्या है, रुको मुझे जूम करना तो पहले यार, ये प्रॉब्लम हो रहा है, जूमिंग में पूरा लैग कर जा रहा है सिस्टम, देखो लैग कर गया। पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा, ये देखो जूम करने पर ना टेक्स्ट जो है फट जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो इमेज है, मतलब मैंने इसको ना पहले इमेज फॉर्मेट में बना रखा है पूरे नोट्स को, तो इसकी वजह से जो नोट्स हैं ये फट जा रहे हैं। देखो मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस हम क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग हेल्प टू ट्रैक द हेल्थ परफॉर्मेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ हडूप क्लस्टर। मतलब हमारे पास जो हडूप का क्लस्टर है, बहुत सारे डाटा उनके छोटे छोटे हडूप के फॉर्मेट में बनाया है, तो उसका जो ई क्लस्टर है उसको मॉनिटर क्या करता है, ट्रैक करता है कि उसका जो हेल्थ है वो कैसा है, वो ठीक से है कि नहीं, जो क्लस्टर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या वो अवेलेबल है। तो इसके लिए टूल्स क्या होता है, एम्बाराई, ठीक है। फिर हमारा था नेगोस, और ये पता नहीं क्या क्या है, यू GMX और ETC, तो ये कुछ कुछ है। मैट्रिक्सेस में मतलब CPU, ये तो मैट्रिक्स मतलब तो लगाना ही पड़ेगा भाई, CPU होगा, मेमोरी होगा, डिस्क होगा, HDFS यूजर्स होगा, मैप रिड्यूस होगा, जॉब रिड्यूस होगा, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस टास्क, मेंटेनेंस टास्क क्या करता है, चेक डेस्क, समझो किसी सिस्टम का मेंटेनेंस समझ रहे हो, मेंटेनेंस कैसे होता है, पहले चेक डिस्क स्पेस की हम चेक करेंगे कि क्या भाई डिस्क में स्पेस है, रीबैलेंस डाटा, हम रीबैलेंस करेंगे डाटा को, क्या डाटा सारा सब चीज़, क्लीन लॉग, जो पुराने वाले डाटा उसको हटा देंगे, बैकअप मेंटेनेबल, जो बैकअप है क्या वो अच्छे सेटअप है, अपडेट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टाइम पे अपडेट करना, फिर वेरीफाई रिप्लिकेटेड फैक्टर्स, हम जो डाटा चेंज करें कि वो वेरीफाइड सॉफ्ट जगह से आ रहा है कि नहीं, हमारा ही सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। और ये देखो मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर जो है आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग क्लस्टर आपको CMS है, पहले एम्बराई होगा, फिर मैट्रिक्स कलेक्शन हो जाएगा, फिर स्टोरेज हो जाएगा, फिर डेस्क डेस्क और अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये मॉनिटरिंग क्लस्टर है, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ये ऊपर लिख रखा है, ठीक है, इतने में, ठीक है। ये आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है, अच्छे से। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, हडूप बेंचमार्क। अब हडूप के क्या क्या बेंचमार्क्स हैं, ऊपर भी हडूप के बेंचमार्क्स होती है, तो यहाँ पे भी है। टेरा शॉर्ट और लार्ज डाटा सेट के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड काउंट, सॉरी वर्ड काउंट, काउंट करता है एक एक, मतलब कितने वर्ड हैं हडूप में। फिर HDFSIO, टेस्ट HDFS, इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, इनपुट कैसा दे रहे हैं हम और आउटपुट कैसा मिल रहा है, ये इसका परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। फिर आता है हाई बेंच, माइक्रो प्लस माइक्रो बेंचमार्क होता है, मतलब इसमें छोटे से छोटे बेंचमार्क को कवर करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। इसमें तो शॉर्ट डाटा सेट, तो इसमें एकदम माइक्रो भी देख लेंगे, ठीक है। ग्रिड मिक्सिंग, मिक्सिंग ओवरलोड टेस्टिंग, मतलब अलग अलग जो हो और डाटा को टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। फिर की मैट्रिक्स, इसका जो है आपका, आपको पढ़ लेना कि थ्रोपुट, लेटेंसी, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं कैसी हैं, ठीक है। जो थ्रोपुट है, लेटेंसी है, स्केलेबिलिटी है, और ये सारे जो हैं आपका किस तरीके से हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा हडूप इन द, सॉरी, हमारा जो अगला टॉपिक है हडूप इन द क्लाउड। हडूप का यूज़ क्या है क्लाउड में, अपने देखो सिंपल सा है, हडूप के 3 पार्ट होते हैं, मैप रिड्यूस, यार और HDFS में हम क्या करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में। अब मैं देखो मैं डायरेक्ट यहीं से समझा रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, 3 चीज़ें लेंगे, मान लो यूज़र हो, सॉरी ये देखो इसी सिस्टम को लेते हैं, ठीक है। क्लाउड में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, डाटा को जो है एक एक मतलब किसी फिजिकल, मतलब मान लो ऐसे डाटा क्लस्टर, समझो पहले हमने क्या किया, हमने ना एक एक बनाया, हमने एक वेयर हाउस बनाया, ठीक है, बहुत बड़ा सा वेयर हाउस बना दिया हमने, क्या किया, और उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया,
मान लो ये प्लेटफॉर्म है क्लाउड इंटरफेस, ठीक है, और तुम यूजर हो, तुमने क्या किया, इस क्लाउड को डाटा दिया, तो क्लाउड कहाँ डाटा स्टोर करा, इस वेयर हाउस में। तो इस वेयर हाउस में क्या कह सकते हैं, एच डी एफ एस, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमने जो डाटा है ना अलग अलग उस वेयर हाउस में, अलग अलग रूम में, मान लो हमने उस वेयर हाउस में बहुत सारे रूम बना रखे हैं, रूम वन, रूम टू, रूम थ्री, तो उसमें जो फाइल मतलब एक ही यूजर डाटा अलग अलग रूम में सेव करके रख दिया डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो वो क्लाउड मतलब जो यूजर था वो इंडिया का था, और जो वेयर हाउस है, ऐसे ही 10 वेयर हाउस हैं, और हर एक वेयर हाउस में एक यूजर का डाटा एक जगह है, फिर दसों मतलब उस 10 वेयर हाउस में उस एक यूजर का डाटा रखा हुआ है। वो क्या हुआ, यूजर यूएसए में चला गया, और हमारा क्या था, यूएसए में वेयर हाउस था। तो डाटा जब यूएसए में गया यूजर, वहां से जब एक्सेस करेगा तो हम उसे क्या करेंगे, यूएसए के वेयर हाउस में वो पास पड़ेगा, तो वहां से क्या करेंगे, उसे डाटा उठा के दे देंगे। तो ये क्या कहता है, हडूप का जो यूजर ऐसे होता है उसमें, एच डी एफ एस का यूज़ करके डाटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखते हैं, फिर मैप रिड्यूस का यूज़ करके डाटा को रिड्यूस करते हैं ताकि सेव रहे ठीक से, और फिर क्या करते हैं, यार्न का यूज़ करके रिसोर्स को एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। और ये क्या करता है, क्लाउड क्लाउड क्या करता है, ऑन बेस्ड मतलब ऑन डिमांड करता है, ऑन डिमांड रिसोर्स देता है, मतलब तुम जीता देखो, और पे एज सर्विस होता है, पे एज यू देखो, पे एज यू यूज, ठीक है। जितना पे करोगे उतना ही तुमको देना पड़ेगा, 10 रुपये का यूज़ करो यूजेस तो उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हार्डोप इन क्लाउड। फिर आता है नो एसक्यूएल डाटाबेस इंट्रोडक्शन। सिंपल था, नो एसक्यूएल मतलब नॉट योर एसक्यूएल होता है, डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। किसके लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल के लिए होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में अगर डाटा रहेगा उसके लिए यूज होता है। टाइप होता है की वैल्यू फॉर्मेट में, वही चीज़ें हैं सेम सेम। बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबल होगा, मोंगो डीबी इसका एग्जाम्पल लिख लेना, इतना नो एसक्यूएल आप लोग जारी रहे हो, ठीक है। फिर हमारा आता है मोंगो डीबी। इंट्रोडक्शन पार्ट में मोंगोडीबी क्या है, ये इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डाटाबेस। ये क्या है, नो एसक्यूएल का ही पार्ट है, जिसमें डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटा इज स्टोर्ड इन डी सन बाइनरी जंक्शन में फॉर्मेट में जो डाटा जो है सेव होता है, ठीक है। और फिर क्या है, कलेक्शन कंटेंट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या डॉक्यूमेंट में जो जो कलेक्शन होता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा। स्कीमालेस एंड हाईली स्केलेबल, इसमें होता है जितना आपको यूज़ करना है उसके हिसाब से बढ़ा सकते हो, बहुत स्केलेबल होता है। डाटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, टीचर, ये कुछ कुछ डाटा टाइप है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये वैसे पढ़ रखे होगे। फिर क्राउड ऑपरेशन। क्राउड ऑपरेशन क्या होता है, पहले देखो, सॉरी, कर्ड ऑपरेशन, कर्ड, अब देखो CURD, कर्ड ऑपरेशन मतलब पहला हो गया क्रिएट, डाटा क्रिएट मतलब ऐड करके, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं जो डाटा है उसको, ठीक है। फिर रीड करेंगे, क्लाउड में कैसे डाटा को रीड करते हैं, फिर यू अपडेट कैसे करते हैं, फिर डिलीट करते कैसे करते हैं, तो उसके लिए है, ठीक है। फिर लैग कर गया भाई, सॉरी, अरे यार, तो सॉरी, थोड़ा थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, कर्ड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। क्या होता है, कर्ड, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये तुम अपना ये जो सारे हैं ये क्लाउड के फॉर्मेट है, मतलब कैसे क्रिएट करोगे, कैसे रीड करोगे, कैसे मतलब किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होगा, नो एसक्यूएल डॉट डीबीएमएस जो भी लिखो, किसी भी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आपने डीबीएमएस पढ़ रखा होगा तो उसमें होगा ये, आप इस नाम से ये मतलब फॉर्मेट से पहचान सकते हो कैसे डाटा स्टोर करते हैं। फिर आता है क्वेरीज। क्वेरीज के लिए क्या होता है, इक्वलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल, प्रोजेक्शन, शॉर्ट, लिमिट और काउंट। ये जो हमारे नो एसक्यूएल जो देखो, हम बेसिक पढ़ रहे हैं क्या, सॉरी, मोंगो डीबी। पहले हमने नो एसक्यूएल पढ़ा, नो एसक्यूएल का पार्ट क्या था, मोंगो डीबी। मोंगो डीबी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डाटा टाइप पढ़ लिया, फिर कर्ड ऑपरेशन पढ़ लिया। हमारा क्या है, क्वेरी, क्वेरी क्या क्या होते हैं वो पढ़ रहे हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक क्वेरी, प्रोटेक्शन, शॉर्ट, लिमिट और काउंट, कैसे काउंट करते हैं, ये सारे क्वेरी हैं, आपको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। याद करना होगा याद करना, नहीं तो कुछ क्वेरी का बस नाम याद कर लेना कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर आता है इंडेक्सिंग, इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। इंडेक्सिंग से मतलब हम नेमिंग दे रहे हैं कि इंडेक्सिंग करें तो उससे हमारा क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। फिर कैपेट कलेक्शन मतलब क्या, फिक्स साइज कलेक्ट करेगा, ठीक है। वंस फुल ओल्ड रिकॉर्ड आर ओवर राइट, मतलब जब एक बार हमारा जो सिस्टम फुल हो जाता है तो हम पुराने वाले रिकॉर्ड पे क्या करेंगे, ओवर राइट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक मिनट जो नवा टॉपिक था ना, थोड़ा सा हम एक सेकंड अब हम ऐसे करते हैं। फिर देखो हमारे पास एक अलग से इधर टॉपिक है, ठीक है, हाडूप इकोसिस्टम। हमने तो इधर पहले पूरा पढ़ लिया, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल था, ठीक है। अब इसमें इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इकोसिस्टम है हाडूप का। तो एक सेकंड, मुझे वही पुरानी चीज़ें होंगी जो लैग कर गया फिर से। बस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। ये पता नहीं मैं एडिटिंग में हटा पाऊंगा कि नहीं, एक सेकंड आ गया। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं इतने पे रखता हूँ, पता नहीं मोबाइल में जो देख रहे होंगे उनको दिख नहीं रहा होगा, दिक्कत होगा। देखो
तो समझो हडूप इकोसिस्टम कंपोनेंट्स। अब हडूप के इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होंगे, सिंपल सा होगा यार, यार्न होगा, मैप रेड्यूस होगा, वही सारी चीज़ें होंगी। फिर हाइव होगा, पिग होगा, एचबीएस होगा, स्कूप होगा, ये डाटा मतलब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें बहुत नीचे लिखा होगा पिक की क्या डाटा फ्लो के लिए। फिर एच बेस होता है, नो एसक्यूएल, स्कूप होता है डाटा ट्रांसफर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। फिर था शेड्यूलर इन यार्न। शेड्यूलर क्या क्या होता है, देखो शेड्यूलर हो गया FIFO, मतलब नॉन प्रिमिटिव होता है। FIFO मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, ये कैसे डाटा देगा, शेड्यूल कैसे करेगा, जो पहले आया। FIFO मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही बाहर जाएगा, ठीक है। फेयर शेड्यूल मतलब ये नहीं करेगा कि भाई किसी को मतलब उठा के कुछ भी दे दिया। फेयर शेड्यूल देगा, जो पहले आया वही पाएगा, ठीक है। फिर कैपेबिलिटी शेड्यूलिंग, जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा, रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू क्वेरीज विद कैपेबिलिटी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही खा सकता है, उतना ही हम देंगे उसे, ठीक है। फिर था हडूप 2.1 न्यू फीचर, क्या है, नेम नोड हाई अवेलेबिलिटी एक्टिव स्टैंडर्ड NN विथ जूपिपर का यूज़ करके हमने नेम नोड को बढ़ा दिया, ठीक है। HDFS फीडिबिलिटी बढ़ाया, M2 यार्न बढ़ा, ये सारी चीज़ें जो है नई फीचर को इम्प्रूव कर दी कि हडूप 2.1 न्यू फीचर है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है हडूप हडूप पॉइंट वन वर्सेस पॉइंट सॉरी हडूप 1.1x वर्सेस हडूप 2.0। तो हडूप 1.1 में क्या था, मैप मैप रिड्यूस था और HDFS था, लेकिन 2 में क्या है, यार्न लिया गया, ठीक है। रिसोर्स को हम एलोकेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये अपग्रेडेड वर्जन था, बस इतना ही सा डिफरेंस है। तो आप लोग ये देख सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। रनिंग MRV1 इन AR कैसे होता है, रन कैसे करता है। तो MRV1 एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है। MRO इसका क्या, MRV1 जॉब रन आर एज ए स्पेशल एप्लीकेशन, मतलब ये एक स्पेशल एप्लीकेशन है जो यार पे रन करता है, ठीक है, यूजिंग कैपेबिलिटी लेयर का यूज़ करके। तो देखो पहले इसमें एप्लीकेशन लेयर आएगा, फिर रन करेंगे जॉब ट्रैकर का यूज़ करके, फिर टास्क ट्रैकर होगा, फिर HDFC आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। उसका अगला टॉपिक क्या है, स्पार्क। देखो अब स्पार्क का इंस्टॉलेशन मतलब कैसे इंस्टॉल करते हैं, हर एक मतलब पूरा प्रोसेस देखेंगे हमारे पास। देखो चौथे यूनिट में क्या है, तुम्हारा मोंगोडीबी है, स्पार्क है, ठीक है। और जो आपका ऊपर था इन्वायरमेंट वगैरह सेटअप करना HDFS का, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हडूप इकोसिस्टम कैसे सेटअप करते हैं, नो एसक्यूएल बता दिया, मोंगोडीबी पढ़ा दिया। अब एक स्पार्क बचा है और स्किल SCALA स्किल पढ़ा है, ठीक है। तो देखो स्पार्क क्या करता है, इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड स्पार्क फ्रॉम अपाची। अपाची से हम स्पार्क डाउनलोड एक्सट्रैक्ट एंड सेट इन्वायरमेंट करते हैं, फिर रन यूजिंग ये कमांड होता है। मतलब पावर शेल में ये कमांड रन करोगे तो ये हमारे स्पार्क जो है खुल जाएगा, ठीक है। स्पार्क का एप्लीकेशन क्या होता है, रिटन इन पाइथन जावा और आर का हेल्प से लिखते हैं, रन ऑन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड अकेले रन हो सकता है, या मेसुअर, ये जो चीज़ें यूज होती है, ठीक है। जॉब क्या करता है, जॉब एक पैरेलल कंप्यूटिंग करता है, एक साथ में मल्टीपल प्रोसेस कर सकता है। सेट ऑफ टास्क दैट कैन रन इन पैरेलल, मतलब वही पैरेलल प्रोसेसिंग समझो। अब इसको कैसे करता है, एनाटॉमी ऑफ स्पार्क जॉब कैसे होता है, पहले ड्राइवर प्रोग्राम आएगा, फिर क्लस्टर मैनेज होगा, फिर वर्क नोड आएगा, फिर टास्क होगा, ठीक है। फिर आता हमारा रीसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RDD, रीसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सेट्स। RDD क्या कहता है, कोड डाटा स्ट्रक्चर इन स्पार्क की कोड होता है, डाटा स्ट्रक्चर का इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। पार्ट्स ये क्या होता है, पार्सनाइट कलेक्टेड होता है, मतलब पार्शियली कलेक्टेड होता है, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस होता है, या पढ़ सकते हैं स्पार्क ऑन यान, यान एलोकेट कंटेनर, स्पार्क सबमिट एप्लीकेशन एज यान। फिर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कहते हैं बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट पड़ता है, कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर हमारे पास हमारा देखो अगला टॉपिक क्या है, स्केल। हमारे पास स्केल में इंट्रोडक्शन से लेके कुछ कुछ पार्ट है, देखो स्केल, क्लास ऑब्जेक्टिव, बेस परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें। तो देखो स्केल के इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। स्केल क्या है, स्केलेबल लैंग्वेज है, मतलब हम जिसको नाप सकें। किस पे रन होता है, JVM जावा वर्चुअल मशीन पे रन होगा। सपोर्ट उप्स के सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा, और कंसीडर टाइप सेफ फॉर इन्वायरमेंट। तो क्लास के ऑब्जेक्ट के क्या कॉन्सेप्ट है, क्लास होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, क्लास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो गया, और उसके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट का नाम, ये अलग अलग चीज़ें हो गई। कि अमन हो गया, मोहित हो गया, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है बेसिक टाइप एंड ऑपरेशन। टाइप हो गया इंट फ्लोट, ऑपरेशन हो गया जो अर्थमेटिकल लॉजिकल, ये सारी लगा सकते हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, तो ये टाइप्स में आ गए। और ऑपरेशंस में उसके, ठीक है, क्या क्या ऑपरेट करता है। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे, इफ एल्स फॉर वाइल लूप, ये सारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट आपने इससे पहले पढ़ रखा है, इससे कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। फिर आता है फंक्शनल एंड क्लोजर, क्या फंक्शन और क्या क्लोजर है, ये भी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। इनहेरिटेंस, दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना,
इनहेरिटेंस क्या रहता है, मतलब बेसिक उप्स के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको लिख देने हैं। तो मतलब बस इसके लिए इंट्रोडक्शन, क्लास ऑब्जेक्ट, कंट्रोल और क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब क्या क्या उसके कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म आपको जो लिखना हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें क्या था, एच डी एफ एस इम्पोर्टेंट था, यार्न था, मोंगोडीबी, स्पार्क और स्केल, ये चीज़ें हमने पढ़ ली पढ़ने हैं यूनिट 5, ठीक है। तो यूनिट 5 का नाम क्या है, हडूप इकोसिस्टम फ्रेमवर्क। इसमें हडूप के इकोसिस्टम और फ्रेमवर्क को समझेंगे। इसमें हमें पढ़ना है बिग डाटा प्लेटफॉर्म जैसे पिग और हाइप और एचबीएस कैसे काम करता है। तो इसमें बेसिक समझो, हडूप इकोसिस्टम क्या है, पिग, हाइप, एचबीएस, मतलब इससे पहले मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाया था मैप रिड्यूस जू कीपर, ये सारे जो है कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं मिलकर बना होता है, वो सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है और ये आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। फिर हमारा आता है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। पिग का इंट्रोडक्शन हो गया, ये इकोसिस्टम आप खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम पिग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या है अपाची, इसका नाम क्या है पूरा, अपाची पिग। क्या है अपाची पिग, अपाची पिग क्या है, इज अ हाई लेवल क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम। क्या है ये हाई लेवल क्या है, प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग मैप रिड्यूस का प्रोग्राम जो क्रिएट कर सकते हैं। क्या है, हाई लेवल प्लेटफॉर्म जो बताता है कि भाई तुम मैप रिड्यूस का प्रोग्राम हो वो एकदम अच्छे से बना लो। इट वॉज पिग लैटिन लैंग्वेज टू, मतलब इसमें किसका लैंग्वेज का यूज होता है, पिग लैटिन लैंग्वेज का यूज होता है टू राइट डाटा एनालिटिक प्रोग्राम। मतलब जो मैप रिड्यूस का प्रोग्राम है कि किसके लिए, पिग लैटिन प्रोग्राम में लिखा जाता है, ठीक है। पिग लैटिन स्क्रिप्ट आर कंप्लाइड इन टू अ सीरीज ऑफ मैप रिड्यूस जॉब। क्या होता है ये जो है, ये कंप्लाइड होता है मैप रिड्यूस जॉब में, सीरीज ऑफ मैप रिड्यूस जॉब, ठीक है। पिग का आर्किटेक्चर देख लो, पहले हम क्या करते हैं, पिग लैटिन स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर ठीक है परसेस परसर होता है, ठीक है, और लॉजिक प्लानिंग होगा, फिर ऑप्टिमाइज कर देंगे, फिर फिजिकल प्लान होगा, फिर मैप रिड्यूस का जो जॉब है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या है, एग्जीक्यूशन मोड ऑफ पिग कैसे एग्जीक्यूट होता है, लोकल मोड होगा, मैप रिड्यूस मोड, टेज मोड और स्पार्क मोड। लोकल मोड होगा एग्जीक्यूशन इन सिंगल जीबी मशीन, एक सिंगल जीबी जावा वर्चुअल मशीन में, सिंगल जावा वर्चुअल मशीन में ही होगा, ठीक है, ठीक है। मैप रिड्यूस होगा डिफॉल्ट मॉड्यूल, डिफॉल्ट मॉडल, सॉरी डिफॉल्ट मोड ट्रांसलेट पिग लैटिन टू मैप रिड्यूस जॉब। ये क्या करते हैं, पिग जो पिग लैटिन लैंग्वेज है उसको क्या करता है मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट कर देगा। टेज मोड यूजेस अपाची टेज इंजन फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। हम क्या करते हैं, जो मैप रिड्यूस का डाटा उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे, अपाची इंजन का यूज करते हैं, अपाची टेज इंजन का। स्पार्क यूजेज अपाची स्पार्क फॉर इन मेमोरी प्रोसेसिंग। अब उसके बाद जो फास्ट प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, इन मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए अपाची मतलब स्पार्क मोड का यूज होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पिग विथ डाटाबेस। हम लोग डाटाबेस में और पिग मतलब सॉरी पिग में और डाटा ट्रेडिशनल डाटाबेस है, इन दोनों में डिफरेंस है। स्कीमा ऑन रीड, स्कीमा ऑन राइट, हम क्या करते हैं जब इसमें रीड करते हैं डाटा मॉडल में, तो स्कीमा रीड करने पे हम पिग का यूज करते हैं, राइट करने के लिए, ठीक है। पिग लैटिन यूज होता है, एसक्यूएल का लैंग्वेज होता है, बेस्ट होता है लार्ज के लिए, स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट होता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, पैरेलल होगा, इसमें वर्टिकल होगा। फिर स्केलेबिलिटी हाई होता है, मतलब बढ़ा सकते हैं, लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत फ्लेक्सिबल होगा, लो होगा। कॉस्ट ये लो कॉस्ट होता है, हाई लाइसेंस बेस्ड होता है, समझे, तो बहुत आसान है। फिर आता है हमारा GUNT पिक्सेल, ग्रांट पिक्सेल GUNT पिक्सेल। तो ग्रांट इज ए कमांड लाइन सेल फॉर अपाची पिग, मतलब एक ऐसा कमांड है जो अपाची क्या बोलता है, अपाची पिग के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, यूज टू इंटरेक्ट विद पिग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब समझिए पावर सेल में रन कर दो, ठीक है। प्रोवाइड इंटरेक्टिव इंटरफेस देता है, जैसे कुछ कुछ कमांड है जो आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आता है पिग लैटिन। पिग लैटिन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देखो क्या है। पिग लैटिन इज अ प्रोसीजरल डाटा फ्लो लैंग्वेज, इट इज सिमिलर टू एसक्यूएल डाटाबेस फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल लैंग्वेज था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसमें, ABCD, A फॉर लोड, B फॉर फिल्टर, C फॉर ग्रुप। देखो लोड इनपुट यूजिंग लीडर एस स्कीमा, एज स्कीमा, मतलब समझो लोड क्या करेंगे इनपुट को एज स्कीमा में। बी फॉर फिल्टर, ए बाई कंडीशन, फिल्टर कर देंगे बी को किससे, कंडीशन के साथ। सी ग्रुप बाई बी, बी के साथ क्या करेंगे ग्रुप बनाएंगे। डी क्या करेंगे, फॉर ईच जनरेट कुछ स्टोर कर, मतलब डाटा आउटपुट जो है जनरेट करेंगे। इससे क्या होता है, पिगलेटिन क्या था, इजी टू लर्न, नो इंडेक्सिंग और कोई इंडेक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं था, ठीक है। रहता है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूएफडी क्या होता है, यूजर जो फंक्शन डिफाइन होता है यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। यूजर यूएफडी ऑलवेज यूज टू इंटरेक्ट एक्सटेंड पिक फंक्शन, ये कहते हैं यूजर अलाउ क्या कहते हैं यूजर को एक्सटेंड पिक फंक्शन का, जो पिक फंक्शन है उसको एक्सटेंड करके। रिटर्न इन जावा पाइथन, इन सारे लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेना, ठीक है। स्टेप टू यूज यूएफडी,
राइट ए क्लासिकल इम्प्लीमेंट, मतलब एक फंक्शन डालेंगे, ठीक है, एक रजिस्टर करेंगे, फिर यूज द यूएफडी इन पिग लैटिन, फिर उसके बाद जो है उस कमांड के डालने के बाद हम जो लैटिन आपका जो लैंग्वेज है वो यूज होगा, पिग लैटिन, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। फिर हमारे पास आता है, एक मिनट मुझे देखने दो कितना बचा बस। तो हमारे पास क्या है, हमने तो हमने अभी तक ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। यूजर डिफाइन फंक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं डाटा प्रोसेसिंग, ऑपरेटर सिंपिंग। देखो डाटा कैसे प्रोसेस होता है और ऑपरेट होता है पिग में। तो देखो जैसे लोड, स्टोर, फिल्टर, फॉर ईच, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बेसिक डाटा अप्रोच है, ठीक है। ऑपरेशन है। ग्रुपिंग के लिए क्या होता है, कैटेगरी समझो, ग्रुपिंग के लिए ग्रुप और सीओ को ग्रुप होगा, ठीक है। फिर ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइन हो जाएगा, ऑर्डर के लिए ऑर्डर बाई, यूनियन के लिए यूनियन, लिमिटेड के लिए लिमिटेड, स्प्लिट के लिए स्प्लिट, और मतलब समझो सबको कैपिटल लेटर में लिख दो तो वो ऑपरेटर का काम कर देंगे, ठीक है। और ये सारे उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। फिर हमारा जो अगला टॉपिक आता है, देखो पिक पढ़ लिया, हमारे पास था हाइव, HIV। हाइव क्या, हाइव इज अ डाटा, ये कहते हैं डाटा वेयर हाउस है, सिस्टम टू बिल्ड ऑन द हडूप। ये हडूप के ऊपर जो बना होता है एक डाटा वेयर हाउस है, समझे, जो आपका HDFS जो काम करता था ना वैसे ही है, ठीक है। इट प्रोवाइड SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज कॉल्ड HSQL। ये कहता है SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज बताता है, जिससे हम हाइव SQL लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। हाइव कन्वर्ट SQL प्रायोरिटीज इनटू मैप्रेडिस। ये क्या करता है, HQL क्वेरीज को कन्वर्ट करता है मैप्रेडिस जॉब में। देखो ये कैसे काम करके, यूजर होगा, ड्राइवर होगा, देखो सब में सेम है, यूजर, ड्राइवर, मेटा, स्टोर, स्टोर कर देंगे, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ इंजन, फिर HDFS में लास्ट स्टोर हो जाएगा। फीचर आप लोग खुद से देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं फीचर, तो आपको तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। और देखो नोट्स एक बार मतलब पढ़ के जाना भाई, इसमें नोट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। HBase ऑपरेशन ओवरव्यू, सॉरी HBase का जो ओवरव्यू है कैसे है, ठीक है। HBase इज अ नो SQL कॉलम ओरिएंटेड डाटाबेस बिल्ट ऑन HDFS। ये क्या है, कॉमन ओरिएंटेड है डाटाबेस है, ठीक है। कॉलम रो ओरिएंटेड है, ये क्या है, कॉलम ओरिएंटेड है HDFS, ठीक है। ये प्रोवाइड रैंडम रियल रीड राइट एक्सेस टू बिल्ड डाटा, क्या है, रैंडम रियल रीड राइट डाटा एक्सेस कर, मतलब कर प्रोवाइड करता है कि हम कैसे बिग डाटा में कर सकते हैं। इट हाईली स्केलेबल एंड सपोर्ट सुपर डाटा। ये करता है बहुत बड़े डाटा को ये सपोर्ट करता है। देखो HBase में क्या होगा, रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे चलता है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक कॉलम, HBase में क्या कहते हैं, कॉलम को हम क्या करते हैं, कॉलम ओरिएंटेड डाटा बेस। देखो कॉलम में बांटा है, फैमिली 1 का डाटा ये, फैमिली 2 का डाटा, फैमिली 3 का, मतलब ऐसे एक कॉलम में रहेगा, ठीक है। तो देखो हमने तुम्हारा HBase पढ़ लिया, ठीक है। इसमें देखो HBase में क्या होता है, कॉलम में रखते हैं, जैसे हमारी फैमिली 1 हो गई, फैमिली 2 को रखा है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, ऑटोमेटिक शेडिंग, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, हाई अवेलेबिलिटी होगा, मिलियंस ऑफ रो इसे बना सकते हैं, बिलियंस ऑफ कॉलम हो सकते हैं, रियल टाइम एक्सेस होता है, ठीक है। अब देखो फिर आता है सर्कुलम एंड एवोल्यूशन स्कीमा, क्या है, सर्कुलम एंड इवोल्यूशनरी स्कीमा, क्या है, एवोल्यूशन स्कीमा क्या कहता है, बीटेक CSC कंप्यूटर साइंस एंड CSC इतना इतना सेमेस्टर का जो है, ये ऐसे मतलब समझो टेबल बना के दे दिया, ठीक है। तो नोट क्लास, जो क्लास टेस्ट है, ठीक है, टीए टीचर जो असाइनमेंट 1, ये सारी चीज़ जो है एक बार समझो, एक सर्कुलर और स्कीम एवोल्यूशनरी स्कीमा कैसे बनेगा यार, तुम्हारी क्लास का जो टाइम टेबल है वही बना के चले ना, बस समझे, बेसिक सा और कुछ नहीं करना है। फिर हमारा आता है पिग हाइप एंड HBase यूज टुगेदर, कैसे होगा, डाटा डाटा क्या होगा, डाटा वो जो है लोग इस इन सब चीज़ों में से होगा, इंटीग्रेशन के लिए ये होगा, और HDFS के लिए होगा, प्रोसेस, देखो प्रोसेस कैसे होगा, हाइप जो होगा डाटा फ्लो संभालता है, सॉरी पिक जो है क्या करेगा, डाटा फ्लो संभालेगा, हाइप क्या होगा, SQL क्वेरी चलाएगा, HBase क्या करेगा, नो SQL डाटाबेस संभालेगा, और मैप और मैं लास्ट में मैप रेड्यूस और रेन मिलकर प्रोसेस कर देंगे डाटा को। ठीक, पूरा प्रोसेस है जो अभी तक जितनी यूनिट पढ़ा ना, ये जो है ये पूरा उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी मतलब हमारे जो टॉपिक थे उसको मैंने मतलब आपको एकदम डिटेल वे में, जितना मतलब पॉसिबल डिटेल हो सकता था उतना मैंने डिटेल वे में जो है हर एक टॉपिक को कवर कराया है, और जो आपका सिलेबस था उसको मैंने हर एक चीज़ एकदम अच्छे से कराया है, ठीक है। पिग लैटिन कंटेनर, हाई HBase फीचर, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, HDFS का कंटेंट पढ़ा दिया, मैप रिड्यूस वर्कफ्लो पढ़ा दिया, शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट सफल, ये सब पढ़ा दिया, फिर HDFS भी बता ही दिया, यार बता ही दिया भाई। लगभग मतलब मैंने इस यूनिट को ना एकदम अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप लोग बस एक बार ये मेरा नोट्स देख लेना और ये सारी चीज़ें आप लोग एक साथ देख के जाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और फिर मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में स्मार्टा और CN के भी, ठीक है।